हम्म। आज की इस सभा में, जो कि ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों प्रकार से है, उसमें आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारे मुख्य वक्ता श्री लक्ष्मी नारायण जी भाला, वो हमारे साथ यहाँ उपस्थित है। और ये कोरोना के बाद पहला एक ऐसा प्रयास है कि जिसे हम ऑफलाइन और ऑनलाइन करने का कर रहे हैं। और आज का विषय हम सभी देख रहे हैं कि बड़ा महत्वपूर्ण है। और कुछ लोगों को ये लग सकता है कि ये कंट्रोवर्शियल भी है, लेकिन जब हम एकेडमिकली बातें करते हैं किसी भी विषय के बारे में, तो उसमें कई नए आयाम, नई दिशाएं उभर कर आती हैं। वो कंट्रोवर्शियल नहीं रहती, वो स्पष्टता के लिए होती है। तो जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं कि आज का ये जो कार्यक्रम है, वो कार्यक्रम 3 कॉलेजेस मिलकर के इसको संचालित कर रहे हैं, इसको आयोजित कर रहे हैं, जिसमें संस्कृत विभाग, पॉलिटिकल साइंस विभाग, हिस्ट्री और सनातन धर्म ह्यूमन डेवलपमेंट रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर एसटी कॉलेज के साथ साथ आर्या गर्ल्स कॉलेज अम्बाला कैंट और गांधी मेमोरियल नेशनल कॉलेज अम्बाला कैंट, ये तीनों कॉलेजेस इस महत्वपूर्ण विषय के ऊपर संयुक्त रूप से इस आयोजन को कार्य रूप दे रहे हैं। भारतीय संविधान में भारतीय तत्व क्या हैं, मैं कुछ भूमिका के रूप में आप लोगों के साथ बात करना चाहता हूं। उसके बाद आज के मुख्य वक्ता से आप लोगों का परिचय कराऊंगा। देखिए, ये एक ऐसा विषय है जिसके बारे में बहुत कम बात होती है। भारतीय संविधान के नाम पर हम संविधान को पढ़ा जरूर रहे हैं, हम ये भी पढ़ाते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में क्या क्या डिबेट्स हुई हैं और किस तरह से सारे संविधान का प्रारूप हमारे सामने तैयार हुआ है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन भारतीय संविधान में जो प्रियम्बल में जो फंडामेंटल राइट्स में और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स विशेष रूप से हैं, उनमें हम लोगों ने अपनी कौन सी शब्दावलियों का प्रयोग किया है, अपनी कौन से सिद्धांतों का प्रयोग किया है, ये एक प्रश्न चिन्ह जरूर है। और मुझे लगता है कि पॉलिटिकल साइंस के लोगों को इसके बारे में स्पष्टीकरण जरूर देना चाहिए। ये कोई आक्षेप की बात भी नहीं है, और ना ही ये कोई इस तरह की बात है कि जिससे हम मुंह छिपाते रहें कि भाई नहीं नहीं, बस जो कह दिया गया है वही अंतिम है। हमेशा नए से नए आयामों को ढूंढना, ये भारतीयता का पहला लक्षण है। भारत का मतलब ही ये है कि जो लोग प्रकाश की उपासना में रत हैं, ज्ञान के नए आयामों को ढूंढते रहते हैं। और ये आवश्यक भी है, और हमारा नैतिक उत्तरदायित्व भी बनता है कि संविधान के हम भारतीय सांस्कृतिक आधारों को ढूंढें, उसको स्थापित करें। नहीं तो जो हालत 70 सालों में हमने संविधान की कर दी है, जो उसके साथ अनुचित और अनाचार किया है, अनुचित व्यवहार और अनाचार किया है, उसके बहुत सारे दृश्य आप पार्लियामेंट में देखते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के साथ उनके व्यवहार को आप देखते हैं। और जो जितने ग्रुप्स या लॉबीज होती हैं वो किस तरह का व्यवहार करती हैं। कोई फ्रीडम के नाम पे कोई सुविधा ले लेता है, कोई किसी और नाम से ले लेता है। तो इस संविधान में स्थापित मूल्यों को हम उसको असंगत ना होने दें, उनका अनुचित प्रयोग ना होने दें, उसकी मर्यादा बनी रहे, उसके लिए उसके सांस्कृतिक आधारों को ढूंढना बहुत जरूरी है। तो आज का ये विषय कुछ उस संदर्भ में है। और जैसा कि मैंने कहा था कि आज का ये विषय अकादमिक रूप से देखा जाना चाहिए, ना कि किसी कंट्रोवर्शियल दृष्टि से इसको देखना चाहिए। तो खुले मन से अगर आप इसको देखेंगे तो बहुत सारी नई संभावनाएं उभर आएंगी, और हम बेहतर भारत के भविष्य और मनुष्यता के लिए एक आश्वस्ति की भावना को ढूंढ पाएंगे। तो ज्यादा समय ना लेते हुए मैं आप लोगों के साथ 2-3 बातें साझी कर रहा हूं। देखिए, जब आप सामान्य रूप से देखते हैं, और मैंने भी जब भारतीय संविधान को पढ़ना शुरू किया, देखना शुरू किया, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज डिबेट्स को भी मैंने देखा, तो उस वक्त मेरे मन में जो पहला भाव आया था वो यही आया था कि सिवाय उसमें जो
फोटोग्राफ्स हैं, जो चित्र बनाए गए हैं, उसके अतिरिक्त जो भारतीय लोगों ने चर्चा की है, उसके अतिरिक्त भारतीय संविधान में भारतीयता वाली कोई बात नहीं है। क्योंकि उसमें जो भी मूल्य स्थापित किए गए वो वेस्ट की पृष्ठभूमि में किए गए, और वेस्ट में जहाँ पर बहुत सारी हत्याएं करके, युद्ध करके और बहुत सारी विनाशकारी स्थितियां उत्पन्न करने के बाद हम लोगों ने जो चर्चाएं उपस्थित की, चर, जो 60 मिलियन ज्यूज को मार करके हमने मूल्यों को स्थापित किया कि नहीं, अब मनुष्यता को फ्रेटर्निटी की बात करनी चाहिए। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ला करके हमने कहा कि नहीं, अब फ्रीडम की बात होनी चाहिए, लिबर्टी की बात होनी चाहिए, इक्वालिटी की बातें होनी चाहिए। इन सब का संदर्भ, मुझे ये लगता था, संस्कृत विभाग को ये लगता था कि इसकी पृष्ठभूमि जो है वो सारी की सारी वेस्ट की है, क्योंकि यहाँ पर इंडस्ट्री उस तरह से नहीं थी, यहाँ पर उस तरह का ना तो सोशल स्ट्रक्चर था, लेकिन ये जो भी फंडामेंटल राइट्स और प्रियम्बल में जो कुछ वैल्यूज को लेकर के आए हैं, वो यहाँ पर यहाँ की कल्चर के साथ आसानी से तालमेल नहीं बिठा पा रहे। लेकिन फिर उसको पढ़ना शुरू किया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जब डिबेट्स को पढ़ा तो उसमें लगभग 500 के करीब हमें संस्कृत के वो रेफरेंसेस मिले जिनको कोट किया गया था वहां पर, लेकिन उनको पढ़ाया नहीं जाता, ना उनके बारे में कोई बात करता है, केवल एक सतही बातें करके कि ये फ्रीडम होती है, ये लिबर्टी होती है, ये इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी है, इस तरह से हम अपना काम चला रहे हैं। दूसरी समस्या जो बड़ी गंभीर है वो है कि जब आप अंग्रेजी के शब्दावलियों का अनुवाद करते हैं, जब आपने फ्रीडम का अनुवाद स्वतंत्रता किया तो आप बहुत ज्यादती कर जाते हैं, क्योंकि स्वतंत्रता का मतलब है कि योर ओन सिस्टम, आप अपने जो व्यवस्था बनाते हैं उसका मतलब होता है स्वतंत्र। तंत्र का मतलब है व्यवस्था, स्व का मतलब है मेरा, कि मेरी जो व्यवस्था है वो है स्वतंत्र। फ्रीडम में तो ऐसी कोई बात नहीं है, पूरे का पूरा आप डिक्शनरी से उठा के देख लीजिए, शब्दों का इतिहास उठा के देख लीजिए, आपको कहीं ऐसा नहीं मिलेगा। इसी तरह फ्रेटर्निटी, लिबर्टी और इक्वालिटी की जो कॉन्सेप्ट हैं वो उस अर्थ में नहीं है। तो इसलिए इस तरह की बातों को स्पष्टीकरण करने के लिए आज हमने चर्चा ये रखी है, और ये जो चित्र बीच में डाले गए हैं, मैं किसी का ये स्पीकर और जो चित्र डाले गए हैं वहीं तक जो है वो केवल भारतीय संस्कृति ना रह जाए। ऐसा ना हो कि हमारी जो जनरेशन्स, अपकमिंग जनरेशन्स हैं, जो कि हम आज बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, वो बिल्कुल भारतीयता से अलग ही कट जाए, असंगतता ना हो जाए। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आज की ये चर्चा है। तो जैसे कि आप देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो, अगर आप फिलोसफिकल उसके एस्पेक्ट में जाएंगे तो दो चीज़ें, उसके दो पंख हैं। एक है कि वो बॉन्डेज से आपको मुक्ति दे, जो जो बंधन आपके ऊपर लगे हुए थे, चाहे वो सामाजिक थे चाहे आर्थिक थे, उनसे वो आपको मुक्त करे। और दूसरा, वो आपको ये सेंस दे कि आपने फ्रीडम का उपयोग कैसे करना है। जैसा कि आपने ये भी देखा होगा कि जहाँ पर आपकी फ्रीडम की बात है वहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की भी बात है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बावजूद हम एक सेंस पैदा नहीं कर पाते। तो फ्रीडम जो है वो कॉन्शियस चॉइस जिसे हम कहते हैं, कि एक सोची समझी हुई जो चुनाव करने की प्रक्रिया होती है, वो संविधान हमारे में पैदा करता है या नहीं करता, या हम केवल एक कंपल्सिव चॉइसेस से चल रहे हैं, अपना व्यवहार चला रहे हैं। तो इसलिए आज की इस चर्चा में कुछ एक प्रश्न मैं आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूँ, जिसको ऊपर चर्चा जो है आज के हमारे मुख्य वक्ता रखेंगे, और आप लोग अपने प्रश्न भी हमारे साथ फिर बाद में साझा कर सकते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न तो यही है, व्हाट इज इंडियन अबाउट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? मैडम एडमिट करते जाइए उधर। डज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन फॉर्म एंड एसेंस ऑफ इंडिया? अब ये बात भी मुझे बड़ी तंग करने वाली लगती रही कि किस रूप में भारत का जो प्रियम्बल लिखा गया उसमें इंडिया, भारत दैट इज इंडिया। अब कम से कम भारत को आप परिभाषित तो कर देते, प्रियम्बल में भारत को परिभाषित कर देते कि भाई जो हिमालय से लेकर के हिंद महासागर पर्यंत है वो सारा का सारा हिंदुस्तान है। लेकिन क्यों नहीं किया हमने?
और मैं कहता हूँ हिंदू शब्द की जगह भी हिमेंदु शब्द ज्यादा उपयुक्त है, क्योंकि हिमेंदु में हिमालय ले लिया और इंदु से हिंदू महासागर ले लिया। तो वो सारे के सारे को परिभाषित बड़ी आसानी से इन चीजों को किया जा सकता था, लेकिन बहुत कुछ छोड़ दिया गया और वो प्रश्न पैदा करते हैं। और मुझे लगता है कि भविष्य को ज्यादा आश्वस्त करने के लिए और ज्यादा उसको दिशा देने के लिए हमें इन विषयों पर विचार करना चाहिए और सकारात्मक रूप से संविधान को परिभाषित करना चाहिए। तीसरा जो प्रश्न है, हैव देयर बीन एनी टर्म्स कॉन्सेप्ट्स आइडियाज इंक्लूडेड फ्रॉम द इंडियन ट्रेडिशनल विजडम। आपके यहाँ पर गुरु नानक हुए, कृष्ण हुए, राम हुए। राम के तो गुड गवर्नेंस को हम पढ़ाते ही हैं, उसकी तो चर्चा करते हैं। हालांकि गांधी जो है वो बाद में इस बात को उन्होंने अस्वीकार कर दिया कि राम राज्य से मेरा अभिप्राय वो वाले राम से नहीं है, वो सेकुलरिस्ट और अजीब तरह का वो राम राज्य की बात करने लगते हैं। लेकिन राम राज्य में आप देखें तो मैं जैसे आपको शायद थोड़ा सा दिखा भी पाऊंगा बीच में कि राम राज्य का कॉन्सेप्ट जो है वहां पर इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये सारी की सारी चीजें बड़ी आसानी से उपलब्ध होती है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल उसके 100वें सर्ग में अगर वाल्मीकि रामायण में देखें, 100वां सर्ग जो है पूरे का पूरा डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, बल्कि इस कॉन्स्टिट्यूशन से ज्यादा बेहतर डायरेक्टिव प्रिंसिपल वहां पर है। क्योंकि भरत को जब वो पूछते हैं कि गवर्नेंस करनी कैसे है, स्टेट को व्यवहार कैसे करना है, कहीं किसी को कष्ट ना हो, पीड़ा ना हो, कितनी सारी बातें। चलिए अभी मैं उसमें नहीं जा रहा, जल्दी से मैं प्रश्नों को समाप्त करके मुख्य वक्ता की ओर अग्रसर होगा। डज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंटेंड टू लीड ऑल ऑफ अस टू वेल बीइंग? अगर ये भाव था कहीं तो इतना बिखराव कैसे आ गया? हम मेजॉरिटी माइनॉरिटी में कैसे बदलते चले गए? हम और जातियां और जातियां और जातियों में एक संघर्ष में चले गए, जबकि हमें एक दूसरे के साथ ज्यादा इंटरेक्ट करना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं कुछ दोबारा इसमें करेक्शंस करने की आवश्यकता है, ज्यादा संशोधन करने की आवश्यकता है, दोबारा से इसके ऊपर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है कि समाज में ये बिखराव होते हुए एक संविधान के इसके ऊपर हमें सोचना चाहिए कि इसको कैसे हम संशोधित करें। और अंतिम जो एक संस्कृत विभाग को हमेशा ही जो लगा है, इफ इंडियन सोसाइटी इज नोन एज एग्रेरियन सोसाइटी देन वेयर आर इट्स इम्प्रिंट्स ऑन द होल कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा देश तो कृषि प्रधान देश था, संविधान हमने उन इंडस्ट्रियल वैल्यूज के आधार पे बनाया है। चलिए बना लिया, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, नो प्रॉब्लम कि हमने भी इंडस्ट्री की ओर जाना है। नेहरू ने पूरे की पूरी कोशिश की है कि गांधी को दरकिनार करके एक पूरा इंडस्ट्रियल हिंदुस्तान बनाया जाए, लेकिन उसके बावजूद हमारा जो सांस्कृतिक दृष्टिकोण है और जो हमारा ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल दृष्टिकोण है, दोनों का तालमेल बिठाने की जिम्मेदारी तो हम सबकी है। अगर वो नहीं बैठेगा तो निश्चित रूप से क्योस आएगा माइंड में, माइंड स्वस्थ नहीं हो पाएंगे, ये एक चिंता का विषय जरूर है। तो ये कुछ एक प्रश्न थे, मैं ज्यादा समय ना लेते हुए ये एक प्रश्न और मैं ले लेता हूँ। ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो टेम्पररी चेयरमैन थे उनका भाषण है, क्योंकि मुझे वो जब मैंने पढ़ा, मैं पूरा नहीं पढ़ा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स को, लेकिन काफी पोर्शन जब मैंने पढ़ा तो सारी की सारी डिबेट इतनी एपोलोजेटिक थी, अंग्रेजों से डर डर के जिस तरह से वहां पे चर्चाएं हुई हैं वो बड़ी अपने आप में दुखद लगती हैं। आप ये भाषा देखिए कि पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एंड इकोनॉमिक फ्रीडम, अरे भारतीयता की स्वतंत्रता की बात कहाँ चली गई? आप पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस सिर्फ लेना चाहते, आप क्या सिर्फ इकोनॉमिक फ्रीडम अंग्रेजों से चाह रहे थे? कर क्या रहे हैं, क्या बोल रहे हैं आप लोग? तो बहुत सारे ऐसे विषय हैं जो जिनके ऊपर दुख भी होता है, आक्षेप करने को भी मन करता है, लेकिन फिर ये कह के छोड़ देते हैं कि चलो उस वक्त उन लोगों की जैसी भी मानसिकता होगी, स्थिति होगी, वो अलग बात है, लेकिन असंतोष का भाव बहुत आता है। तो चलिए दो प्रश्नों को हम ले लेते हैं। क्या भारतीय संविधान भारत को परिभाषित करता है कि नहीं करता? यहाँ की आत्मा को वो परिभाषित करता है कि नहीं करता? ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। नहीं तो क्यों इतना संघर्ष है, क्यों हम, मैं नहीं जानता, आप लोग इसके बारे में चर्चा करें। और दूसरा प्रश्न जो मैं आपके साथ साझा कर रहा है, क्या भारतीय संविधान पुरुषार्थ चतुष्टय, जिसे हम धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष और ऐषणात्रय, ऐषणात्रय का मतलब होता है कि हर व्यक्ति को लोक,
तृष्णा होती है कि मेरी लोग इज्जत करें, सम्मान करें। वित्त तृष्णा होती है कि मेरे पास पैसा खूब सारा हो। और पुत्र तृष्णा मेरी संतानें। यही 3 तृष्णाओं से चलता है हर आदमी, सामान्य आदमी। तो क्या उससे हम संविधान को परिभाषित नहीं कर सकते थे? आप अगर कहना चाहें कि ये ब्राह्मणवादी, मनोवादी, ये सारी शब्दावली है, हालांकि इसमें ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि आपके जो सांस्कृतिक शब्दावली है, उसको भी ध्यान में रखते हुए हम फंडामेंटल राइट्स और प्रियम्बल को जरूर विचार करें। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए आप लोगों के साथ मुख्य वक्ता का आज का परिचय करा रहा हूं, और उसके बाद मैं शुभादेश मित्तल जी को आमंत्रित करूंगा। हमारे आज के जो मुख्य वक्ता हैं श्री लक्ष्मी नारायण भाला लखीदास जी, वो राष्ट्रीय सह संयोजक हैं हिंदू आध्यात्मिक सेवा प्रतिष्ठान, न्यासी है। आप उनके दायित्व देखें तो बड़ा कठिन लगता है कि इतने सारे दायित्वों को एक साथ कैसे व्यक्ति निभा सकता है। कितनी क्षमता और कितना सामर्थ्य और कितनी शक्ति होगी कि सभी को व्यवस्थित करते हुए चलना और उसमें जीवन को स्वस्थता से जीना, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। न्यासी हैं वो राष्ट्रीय पत्रकारिता कल्याण न्यास के, उपाध्यक्ष हैं मेरा समर्थ भारत, केंद्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं स्वदेशी जागरण मंच, और निदेशक हैं एएनएस अंतर्राष्ट्रीय न्यूज संस्थान, संरक्षक हैं चाणक्य वार्ता पाक्षिक और जानवी मासिक, और सदस्य हैं संघ के केंद्रीय सेवा विभाग और प्रस्ताव कोष। और रुचिकर बात यह है कि नागपुर बार बार विश्वविद्यालय से कैसे बजा रहे कॉमर्स से उन्होंने अपना किया, बीकॉम किया, उसके बाद हिंदी उसे विशारद और कई सर्टिफिकेट्स उन्होंने लिए। साथ ही साथ उन्होंने 3-4 बार आपातकाल में लेफ्ट पश्चिम आउट बंगाल में जिस तरह से गुप्त रूप से भूमिगत कार्य किए हैं, वो तो प्रशंसा के योग्य हैं ही, कि इस देश को जीवित रखने के लिए उन्होंने जितना कुछ काम किया है और कितने कष्ट सहे होंगे, उसका अनुमान तो शायद हम लोग आज लगा भी नहीं सकते। और साथ ही साथ 1976 से 85 तक विद्यार्थी परिषद के क्षेत्रीय संगठन मंत्री भी रहे हैं, और असम और ओडिशा के छात्र आंदोलनों में सहभागिता करते रहे हैं, और साथ ही साथ भारत मेरा घर तथा अंतरराष्ट्रीय छात्र जीवन दर्शन में सहभागिता करते अनिल जी रहे अपने आप को म्यूट कर लीजिए प्लीज, डिस्टरबेंस हो रहा है इसमें। थैंक यू जी, थैंक प्लीज यू आप सर। हो लोग गया। अपने को म्यूट रखिए प्लीज, और मैम इधर से आप म्यूट कर सकते हैं वहां से देख करके, कोई भी है तो प्लीज उसको म्यूट कर दीजिए। इसके साथ विद्या भारती के असम प्रांत के राष्ट्रीय सहमंत्री तक विभिन्न दायित्व वर्ण किए हैं, और 2011 से 15 तक हिंदुस्तान समाचार के केंद्रीय प्रभारी रहे हैं, और भोपाल में 2016 से 18 तक कृति रूप संघ दर्शन का लेखन कार्य करते रहे। और इतना ही नहीं, इसके साथ जो उनकी साहित्य साधना है, जिसमें उनके 3 काव्य संग्रह और 10 से गद्य पुस्तकें भी प्रकाशित हैं। तो और अभी जो प्रकाशनाधीन पुस्तक जो बड़ी महत्वपूर्ण है, भारत के संविधान की जन्म कथा, और मुझे लगता है कि आज के जो हमने शीर्षक लिया है उसके नितांत अनुकूल ये पुस्तक है। हालांकि ये जो विषय है ये तो हमने अपनी इच्छा से, क्योंकि हमें जो स्पष्टीकरण नहीं है वही जानने के लिए हम लोगों को आमंत्रित करते हैं, विशेष वक्ताओं को, विद्वान वक्ताओं को। तो मैं आमंत्रित कर रहा हूँ स्वागत वचन के लिए मित्तल जी को कि वो मंच पर आए, और उसके बाद जो है हम मुख्य वक्ता को यहाँ पर आमंत्रित करेंगे। आज की व्याख्यानमाला के राष्ट्रीय व्याख्यानमाला के मुख्य वक्ता एवं मुख्य अतिथि श्री लक्ष्मी नारायण भाला जी, जिनको हम प्यार से लक्की दा बोलते हैं, हमारे बीच में उपस्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिला संघ चालक श्री प्रदीप जी खेड़ा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिला के प्रचारक श्री कुलदीप जी, हमारे बीच में उपस्थित सम्माननीय डॉक्टर आशुतोष आंगिरस जी, डॉक्टर चिमन लाल जी जो कि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं पॉलिटिकल साइंस एसडी कॉलेज के, डॉक्टर मदन राठी जी
हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हिस्ट्री विभाग के, मैडम नीलम जी डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस से, हमारे सम्मानित प्रिंसिपल डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी, हिंदी के प्रचार और प्रसार के लिए अपना अमूल्य समय जो सारा दिन हम सबके बीच में देते हैं, ऐसे प्रेमचंद अग्रवाल जी, सुनील वोहरा जी, सौरभ जी और अन्य सभी उपस्थित यहाँ पर जो सम्मानित वक्तागण हैं। बहुत सारी पूरे परिचय के बारे में अभी बड़े विस्तार से डॉक्टर आशुतोष ने हमारे सामने लक्ष्मी जी के बारे में बात रखी है, लक्खीदास जी के बारे में, और उन्हीं का ये जो एक प्रकाशन अभी हो चुका है जिसका नाम है हमारा संविधान भाव एवं रेखांकन, इसकी एक पुस्तक मैं आज अपने साथ यहाँ पर लेकर भी आया हूँ, जो कि हम यहाँ एसडी कॉलेज की लाइब्रेरी को भेंट स्वरूप देना भी चाहेंगे। और मैं आग्रह करूँगा डॉक्टर आशुतोष जी से कि वो कृपया यहाँ आकर भाला जी के हाथ से ही स्वयं ये पुस्तक प्राप्त करें। इधर सामने आ जाइए। हाँ, वो उसमें आ जाएगा जी, बस थोड़ा आगे। हाँ, आ जाओ प्रदीप जी, आ जाओ। प्रदीप आइए। मैं आपके और हमारे बहुत ही यशस्वी और बहुत ही जिन्होंने अध्ययन किया है, जिन्होंने स्वाध्याय किया है, बहुत ही उनके बीच में नहीं रहना चाहूँगा। और जिस प्रकार से सारी बातें डॉक्टर आशुतोष जी ने विस्तार से रखी हैं, संविधान के बारे में हम सबको ज्ञान होना ही चाहिए कि किन बातों के बारे में हमें और अधिक चर्चा करनी चाहिए थी, उनके ऊपर अनुसंधान करना चाहिए था। और जिस प्रकार से हमारी संस्कृति इतनी विशाल है, हमारा इतिहास इतना बहुत बड़ा इतिहास हमारा इस प्रकार का है, जिसमें हर प्रकार के राज्य, और इस प्रकार के राज्य जैसे राम राज्य की बात इन्होंने करी, जिसके अंदर किसी प्रकार की भी कोई त्रुटि नहीं थी, हर व्यक्ति स्वस्थ था, हर व्यक्ति प्रसन्न था, हर व्यक्ति संपन्न था, और राज्य में किसी प्रकार का आपसी विद्रोह नहीं था। तो इस प्रकार का चिंतन आज भी आवश्यकता है अपने संविधान को लेकर। बहुत सारी बातों का हमारे को स्पष्टीकरण अभी तक शायद मालूम नहीं है। कुछ चित्रों के माध्यम से हमारे संविधान में बहुत सारी बातें कही गई हैं, और उन्हीं चित्रों के बारे में इस पुस्तक के अंदर विस्तार से लक्ष्मी नारायण जी ने लिखा है, और वो शायद अपनी सारी बातचीत के अंदर वो भी विस्तार से हमें अभी आज बताएंगे। तो मैं आपके बीच में और लक्ष्मी नारायण भाला जी के बीच में अधिक न रहते हुए वापस आशुतोष जी को मंच देना चाहूंगा। धन्यवाद शुभादेश मित्तल जी। और मुझे लगता है कि अब हमें समय और नहीं निकालना चाहिए, और जिस कार्य के लिए हम लोग इकट्ठे हुए हैं, और कार्य यही है कि इस तरह के वेबिनार करने का कार्य एक ही होता है कि हम अपनी दृष्टि का विकास करें, हमारी समझ गहरी हो, हम संवेदनशील ज़्यादा बने। तो इसीलिए ये वेबिनार होते हैं, कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं होते ये वेबिनार्स। तो उसके लिए आज के हमारे जो मुख्य वक्ता हैं लक्ष्मी नारायण भाला जी, उनको मैं सादर आमंत्रित कर रहा हूँ कि वो मंच पर आए और अपना वक्तव्य हमारे साथ साझा करें। सर। हाँ जी रख लीजिए, मैं आपकी स्लाइड भी शेयर कर देता हूँ। आप लोगों के लिए लिंक जो है वो मैंने शेयर कर दिया हुआ है, आप लोग उसको भर भी सकते हैं सर्टिफिकेट के लिए। ठीक है सर, आप यहाँ से इसको थोड़ा छोटा कर दो, है ना, ये राइट साइड आ जाना चाहिए, मतलब स्लाइड्स बड़ी है। चलो सबको मेरा नमस्कार।
जितना मेरे बारे में बताया गया है उतना मैं इस नई तकनीक के सहारे अपने आप को आप लोगों के सामने रख पाऊंगा कि नहीं, ये जरा मुझे शंका हो रही है, लेकिन फिर भी मैं प्रयास करूंगा। आज से कोई 6 वर्ष पूर्व जब मेरे जिम्मे हिंदुस्तान समाचार का राष्ट्रीय स्तर का दायित्व था, हिंदुस्तान समाचार एक बहुभाषी न्यूज एजेंसी है, उसी का दायित्व मेरे ऊपर था। तो उस समय एक बड़ी सी पुस्तक हमारे जो मैनेजर है वो ले आए और मुझे उन्होंने भेंट स्वरूप दी। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, इतनी बड़ी पुस्तक कौन पढ़ेगा और कैसे कोई पढ़ने के लिए ले जा सकता है साथ। फिर भी वहां बैठे बैठे जब मैंने उसे खोल कर देखा तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि किसी ने हाथ से लिखकर संविधान को सजा कर रखा है। तो फिर ये जानकारी मिली कि ये कहाँ सजा कर रखा है और ये उसकी फोटोकॉपी है अगर, तो ये बाजार में उपलब्ध है कि नहीं। तो ध्यान में आया कि नहीं, बाजार में उपलब्ध नहीं है, केवल पार्लियामेंट हाउस में कुछ प्रतियां बिकती है और विशेष व्यक्तियों को ही वो मिलती है। तो उन विशेष व्यक्तियों में एक मैं भी आ गया किसी सौभाग्यवश, तो मुझे भी वो मिल गई। और जब उसको मैंने पन्ने पलट कर देखा तो ध्यान में आया कि हर पन्ना बहुत अच्छी तरह से सजा हुआ है और 22 भागों में बटा हुआ संविधान, उसके हर भाग के पहले चित्र पर, पहले पृष्ठ पर चित्र भी अंकित है और अंत में 284 लोगों के हस्ताक्षर भी है। तो एक तरह से मेरी खोजी प्रवृत्ति जो थोड़ी बहुत है वो थोड़ी जगी और मैं खोजबीन करने लगा कि आखिर ये चित्र किसने अंकित किए, ये डिजाइन किसने की, हाथ से किसने लिखा। तो ये सारी चीजें उसमें लिखी हुई थी। और जब ये पता लगा कि प्रेम नारायण रायजादा, इन्होंने अंग्रेजी में उसको लिखा है, हिंदी वाली तब तक मैंने देखी नहीं थी, लेकिन जानकारी ये भी मिली कि हिंदी में वसंत कृष्ण वैद्य, उन्होंने उसे लिखा है। और दोनों भी प्रतियों को सजाने का काम नंदलाल बोस, जो कि उस समय रविंद्रनाथ ठाकुर विश्वविद्यालय में विश्व भारती में कला संकाय के प्रमुख थे, तो उनके जिम्मे काम दिया गया था कि इसको अच्छी तरह से सजाइए। तो सजाने का काम एक चित्रकार को दिया है, तो निश्चित रूप से उस चित्रकार ने कुछ सोच समझ कर ही सजाया होगा। जैसे हम जानते हैं कि किसी हॉल में अगर सजावट करनी हो और किसी चित्रकार से कहा जाए कि ये इस प्रकार का कॉन्फ्रेंस रूम है तो उसको उसी ढंग से सजाओ, तो उसी ढंग की चित्र आंकेगा। बेडरूम है तो बेडरूम के तरह की चित्र आंकेगा। तो हर चित्र जहां आंका जाएगा उसका विषय से कोई ना कोई तालमेल जरूर होना चाहिए। ऐसा जब मैंने सोचना शुरू किया तो ध्यान में आया कि जो 22 भाग हैं, उन 22 भागों के हर भाग का मैंने थोड़ा बहुत पन्ने पलट कर अध्ययन करने का प्रयास किया। तो ये बात ध्यान में आई कि हर भाग का उद्गम या उस भाग का परिणाम, विषय का परिणाम, इन दो में से कोई एक चीज उस चित्र के द्वारा नंदलाल बोस ने अंकित की है। और इतना गहरा सोच कर अगर उन्होंने किया है तो ये सोच आई कैसे उनके और कहाँ से आई होगी, तो ये संविधान लिखा कैसे गया, ये भी सारी खोजबीन जब शुरू हुई तो ध्यान में आया कि संविधान की जन्म कथा तो बड़ी लंबी है। 1773 में या 1772 में जब कलकत्ते में राजधानी रखते हुए पूरे देश का शासन हम करेंगे, ऐसा अंग्रेजों ने तय कर लिया प्लासी के युद्ध के कुछ वर्षों बाद। तो उसके बाद उनके सामने प्रश्न आया कि हम शासन तो करेंगे लेकिन कैसे करें, उसके नीति नियम क्या होंगे। तो इंग्लैंड से सबसे पहला इंडिया रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ये उनके पास इंग्लैंड से भेजा गया। इंग्लैंड से ऐसे क्यों भेजा गया, क्योंकि इंग्लैंड में भी इसी तरह कानून पास करते हैं और कानून के आधार पर राज करते हैं। तो कानून का राज चलाने के लिए कानून पारित करना और उस कानून को लागू करना, यही राज्यतंत्र वहां रहा है। तो उसी तरह का राज्यतंत्र यहाँ भी हो, इसलिए उन्होंने वहां 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट भेज दिया। 3-4 वर्ष के अनुभव के बाद यहाँ से कुछ फीडबैक गया होगा कि ये कठिनाई आ रही है, ये कठिनाई आ रही है। 3-4 वर्ष बाद फिर एक रेगुलेटिंग एक्ट आया, 3-4 वर्ष बाद फिर एक बार आया। ऐसे पहले 12 वर्ष में ही 3 बार रेगुलेटिंग एक्ट बनकर आए।
और उसके बाद ये तय हुआ कि हर 15-20 वर्ष बाद इसका मूल्यांकन करते रहेंगे, जो जो कठिनाइयाँ आ रही है उस कठिनाइयों के आधार पर कानून बनवाएंगे और उस कानून के सहारे फिर राज करेंगे। तो इस प्रकार से जब चलते चलते, पहले मैं जन्म कथा पूरी कर दूं, तो चलते चलते 1906 में जब अंग्रेजों ने तय किया कि बंगाल का विभाजन करेंगे और उसका प्रबल विरोध हुआ, लाल बाल पाल, इन तीनों का आंदोलन हम जानते ही है, उन्होंने प्रबल विरोध किया, पूरा देश ज्यादा, और उसके कारण अंग्रेजों को अपना निर्णय वापस लेना पड़ा। 1911 में उन्होंने तय किया कि अब हम यहाँ रहकर राज नहीं करेंगे और 1912 से उनकी राजधानी परिवर्तित करने का कार्यक्रम तय हो गया। वो दिल्ली में शिफ्ट होने की प्रक्रिया उन्होंने शुरू कर दी। दिल्ली में शिफ्ट होते होते 1932 हो गया, 20 वर्ष उनको शिफ्टिंग में लगा। एक एक ऑफिस शिफ्ट कर रहे थे, जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन होता था वैसे वैसे अपना ऑफिस शिफ्ट करते थे। 1932 में पूरी वहाँ की राजधानी कलकत्ते से दिल्ली चली गई। दिल्ली के बाद फिर बात ये आई कि दिल्ली से शासन करना है तो म्यांमार बहुत दूर है हमारे लिए, इसलिए म्यांमार को पहले स्वाधीन कर दो। 1935 में उन्होंने म्यांमार को स्वाधीन कर दिया। उस समय म्यांमार नहीं ब्रह्मदेश कहा जाता था, और इस तरह से भारत का एक टुकड़ा ऊंचा अलग हो गया और बाकी पूरा भारत जो है उस पर हम राज करेंगे दिल्ली में रहकर। तब ये राज करना है तो उसके लिए जो कानूनी पुलंदे बनकर आ रहे थे, करीब 16-17 ऐसे कानूनी पुलंदे उनके पास आ चुके थे। अब इन कानूनी पुलंदे को कोई संविधान का रूप दिया जाए, क्योंकि 150-200 वर्ष पूर्व कुछ देशों ने लिखित संविधान ये परंपरा शुरू कर दी थी, तो उसी परंपरा में भारत को भी लाया जाए, ऐसा अंग्रेजों ने सोचा। और 1935 में एक संविधान का रूप इन कानूनी पुलंदे को दिया जाए, ये तय करके, और एक BN राव हुआ करते थे जो बहुत बड़े ऑफिसर थे, उनके जिम्मे ये काम दिया कि आप पूरी दुनिया में घूमकर जहाँ जहाँ जो जो संविधान है उसका अध्ययन करिए और भारत का संविधान हमारे अनुकूल, अंग्रेजों के अनुकूल भारत का संविधान बनाकर दीजिए। उन्होंने अंग्रेजों के अनुकूल भारत का संविधान जो है उसको शेप दिया और वो भारत का पहला संविधान 1935 से यहाँ लागू हुआ। तब तक अंग्रेजों के मन में यही था कि जब तक चांद सूरज है तब तक हमें पूरी दुनिया में राज करना है और इसलिए भारत पर हम राज करेंगे। लेकिन सौभाग्यवश या दुर्भाग्यवश, उनका दुर्भाग्य हमारा सौभाग्य, 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ और उस विश्व युद्ध में इंग्लैंड इतना उलझ गया और इतना परेशान हुआ कि उनको यह निर्णय लेना पड़ा कि अब दुनिया में बाकी जगह हमें राज करना संभव नहीं है, हम अपने देश में उतना ही पर्याप्त है और इसलिए अपने आप को सीमित कर लो और एक एक देश छोड़ो। उसी में भारत को भी छोड़ना है, यह तय हुआ। उसी बीच 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हो ही चुका था, हालांकि वो सफल नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी उसका दबाव उन पर था ही। नेताजी ये बाहर से आक्रमण करके भारत को स्वाधीन करना है, इसके लिए आजाद हिंद सेना गठित करके वो भी काम कर ही रहे थे। तो ऐसी सारी परेशानियों में अंग्रेजों ने जब तय किया कि अब हम भारत छोड़ देंगे, तो सबसे पहले उन्होंने 21 जून 1948 इस दिन हम भारत छोड़ेंगे, उससे पहले इसका विभाजन कर देंगे, पाकिस्तान अलग होगा, भारत अलग होगा, और इस प्रकार से 21 जून 1948 ये तिथि तय करके घोषित कर दी। लिखित रूप में आ भी गया, लेकिन इसी बीच जब उनके ध्यान में आया कि इतना लंबा खींचना भी जरा कठिन हो रहा है, तो क्या किया जाए, बीच का कोई रास्ता अपनाया जाए। तो लॉर्ड माउंटबेटन इन्होंने एक रास्ता सुझाया। उन्होंने कहा कि 15 अगस्त 1945 ये मेरे जीवन का एक स्वर्णिम दिन है, क्योंकि उस दिन द्वितीय विश्व युद्ध के जापान का सरेंडर का काम इनके नेतृत्व में हुआ था। तो जापान ने जब सरेंडर किया है 15 अगस्त 1945 को, तो 15 अगस्त 1947 को हम भारत को विभाजित कर दे और दो लोगों को वहाँ की सत्ता सौंप कर पहला वाइसराय मैं बन जाऊं। तो ये सुझाव उन्होंने इंग्लैंड की रानी को दिया। रानी ने उसको स्वीकार कर लिया, क्योंकि वो जल्दी छोड़ना चाहते ही थे, और इस प्रकार से भारत का विभाजन, भारत के स्वाधीन होने के नाम पर भारत का विभाजन हुआ। 15 अगस्त को भारत खंडित और स्वाधीन हुआ। इसी बीच वो जो संविधान लिखने की बात चल रही थी कि
21 जून 1948 तक संविधान को आप प्रारूप बनाकर तैयार करके रखिए और उस संविधान के अनुसार फिर राज करिए। तो बीच में ही 15 अगस्त आ गई और इसलिए फिर संविधान की रचना का काम भी जो है वो गड़बड़ा गया। 6 दिसंबर 1946 से संविधान सभा का जो काम चल रहा था तो वह चलते चलते 15 अगस्त तक पूरा नहीं हो पाया। और जो काम चल रहा था वो BN राव के नेतृत्व में ही चल रहा था। तो मानसिकता यही थी कि अंग्रेजों की ही मानसिकता से चलाना है। लेकिन जब देश स्वाधीन हो गया तो संविधान सभा की भी मानसिकता थोड़ी बदल गई और उस बदली हुई मानसिकता में तय हुआ कि अब BN राव के नेतृत्व में नहीं, अब BR अम्बेडकर के नेतृत्व में हम संविधान की रचना करेंगे। और उनके लिए 6 और लोग तय कर दिए गए। 7 लोगों की एक कमेटी होगी, ये संविधान की रचना करे। आधार वही होगा 1935 का जो संविधान बना हुआ है, उसी के आधार पर भारत अपना संविधान बनाए। इस प्रकार से सारी संविधान की जन्म कथा है, उसकी प्रक्रिया है। जब अंबेडकर जी के हाथ ये काम आया तो अंबेडकर जी में थोड़ी मानसिकता BN राव से कुछ अलग थी। वो इसको पूरी तरह से भारतीय परिप्रेक्ष्य में लाना चाहते थे। 80% तो उनको वही स्वीकार करना पड़ा, 20% कुछ भारतीयता उसमें ला पाए। और पूरी न ला पाने का कारण यह था कि नेहरू की मानसिकता और नेहरू की दखलंदाजी ये उनको परेशान करती रही। उनके भाषणों में, कई भाषणों में आया है कि नेहरू जी इस बात को मानते नहीं है, इसलिए इसी को स्वीकार करना पड़ेगा। और नेहरू जी अपने आप को सर्वोच्च मानने लगे थे क्योंकि सत्ता उन्हीं को देनी थी। इधर संविधान सभा का जब गठन हुआ उस समय उसका हम एम्ब्लम देखेंगे तो ध्यान में आएगा। ये कोई हेल्प करे तो होगा भैया, ऐसा नहीं होगा एकदम आखिर में और आगे। संविधान सभा का नहीं ये ऊपर नीचे करने के लिए, हाँ, इससे आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। मैं पहले संविधान सभा के गठन की बात कह रहा हूं, इसलिए संविधान सभा का जो एम्ब्लम था उसको हम देख ले और समझ ले तो मानसिकता ध्यान में आएगी। अखंड भारत का चित्र है और उसमें हाथी का मुंह है। हाथी का मुंह अर्थात गणेश का मुंह शुभ माना जाता है। और अखंड भारत का चित्र है, स्पष्ट लिखा है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इंडिया। तो भारत के संविधान सभा का ये प्रतीक चिन्ह है। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। इन्होंने जब ये संविधान लिखने का काम प्रारंभ किया तो सारी चर्चाएं या तो अंग्रेजी में होती थी या भारतीय भाषाओं में, स्थानीय भाषाओं में होती थी, लेकिन लिखा जाता था अंग्रेजी में। तो पहली सभा में ही एक प्रस्ताव ये आया कि भारत की भाषा जब हम हिंदी करने जा रहे हैं तो हिंदी में संविधान भी लिखा जाना चाहिए। तो तुरंत ये व्यवस्था कर दी गई और डॉक्टर घनश्याम सिंह गुप्ता, जो कि उस समय के CP एंड बेरार, सेंट्रल प्रोविंस एंड बेरार, उस प्रोविंस के प्रदेश के और विधानसभा के अध्यक्ष थे, उनके जिम्मे काम सौंपा गया। उन्होंने भी अपनी 7, 8, 10 लोगों की एक टीम बनाई और इस प्रक्रिया को उन्होंने अपने हाथ में लिया। एक सेकंड मैडम पूनम, आप प्लीज स्क्रीन शेयर मत कीजिए, अपने को विड्रॉ कीजिए प्लीज। मैडम पूनम, तो इस प्रकार से अंग्रेजी में पूरी सभा जो है उसके कार्यवाही को लिखना शुरू किया, उसका हिंदी अनुवाद भी होने लगा। उसी समय एक बात ये ध्यान में आई कि जिस इंग्लैंड का एक अक्षर का भी संविधान नहीं है, चलो आप, जिस इंग्लैंड का एक अक्षर का भी लिखित संविधान नहीं है, वो कानून पारित करते हैं और उस कानून के सहारे राज करते हैं, लिखित कोई संविधान नहीं है। लेकिन वही अंग्रेज हमसे दुनिया का सबसे बड़ा संविधान बनवा रहे हैं और बनवा चुके हैं। तो ये हमारी एक बड़ी विडंबना है
तो इस विडंबना को ध्यान में रखते हुए भी अब जो भी बन रहा है वो तो एक ऐतिहासिक दस्तावेज है ही, और इसलिए इसको सुरक्षित रखा जाए और सुंदर ढंग से हाथ से लिखकर उसको सजा कर रखा जाए। ये विचार पंडित नेहरू के मन में आया। नेहरू जी ने उस प्रकार से व्यक्ति खोजे और उसी में से निकला कि नंदलाल बोस को इसको सजाने का काम दिया जाए। कागज कैसा हो ये भी नंदलाल बोस तय करे, क्योंकि वो उसके एक्सपर्ट है। तो उन्होंने 1000 वर्ष तक टिके रहेगा इस प्रकार का एक कागज उसको खोजबीन करके निकाला, और 18 इंच बाय 23 इंच इतने बड़े कागज पर चारों ओर 5-5 इंच की जगह छोड़कर 8 इंच बाय 13 इंच इस बॉक्स में हाथ से लिखा जाएगा, इस प्रकार से नीति तय कर दी और ऐसे बॉक्स बना दिया। ऊपर का पहले पृष्ठ का 3 इंच की जगह का जो स्थान है उसमें नंदलाल बोस अपना चित्र अंकित करेंगे। ये भी नीति तय हुई और कागज उस तरह से बांट दिए गए। जो हाथ से लिखने वाले उनको घरों में पहुंचा दिया, और जो कलात्मक उसमें ये करने वाले थे, तो जो कला का काम था उसके बारे में ये भी निर्णय नंदलाल बोस ने लिया कि जब 2 स्थानों पर हमें एक जैसा ही चित्र अंकित करना है तो क्यों ना हम इसका साँचा बना ले और दोनों जगह स्वयं एक जैसा चित्र छाप दे। इसलिए उसके साँचा बनाने का काम उन्होंने अपनी एक टीम के द्वारा, 14 लोगों की उनकी टीम थी, उस टीम के द्वारा शुरू किया। और उनके मन में भाव ये था कि संविधान की भाषा बड़ी जटिल है, क्योंकि वो कानूनी भाषा है। कानून बनते तो रहे, कानूनी भाषा में वो लिखा गया। अब उस कानूनी भाषा को आम आदमी समझ नहीं सकेगा, और इसलिए इस कानूनी भाषा का जो भाव है वो अगर चित्रों के द्वारा प्रकट कर दूं तो संविधान समझने में आसानी होगी। और इस चित्रों का चयन इस मानसिकता से उन्होंने शुरू किया। तो उस मानसिकता से चयन जब शुरू हुआ तो हम जब देखते हैं कि अखंड भारत का चित्र, इसके आधार पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली काम कर रही है, लेकिन भारत विभाजित हो चुका है। इस संविधान सभा का भी विसर्जन हो गया 24 जनवरी 1950 को। अब नया संविधान, नया भारत नए रूप में इस संविधान के आधार पर चलेगा। तो उस संविधान को जो सजाने का काम था उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि नंदलाल बोस ने ये खासियत थी कि चित्रों के माध्यम से इसकी आत्मा को मैं प्रकट कर दूं तो आत्मा जीवित रहेगी कम से कम। भाषा तो क्लिष्ट है, इस क्लिष्ट भाषा को केवल कानूनी लोग ही समझ पाएंगे, लेकिन आम आदमी समझ सके ऐसी चीज चित्र बना दूं और चित्रों के माध्यम से समझ में आ जाए। तो ये जो बात उन्होंने सोची होगी वो मेरे जहन में आई जब मैंने वो देखा, और उसके आधार पर मैंने लिखना शुरू किया। हर चित्र का क्या माने होगा, क्यों उन्होंने ये चित्र बनाया होगा, इस पर लिख कर 16 लेख मेरे बने। उन 16 लेखों को चाणक्य वार्ता पाक्षिक उन्होंने छापा, और चाणक्य वार्ता के पाठकों की ओर से मांग आई कि इसको पुस्तक के रूप में छापिए तो अच्छा रहेगा। जब पुस्तक के रूप में छापने की बात आई तो कई प्रकाशकों से बात होते होते अंत में नेशनल बुक ट्रस्ट उन्होंने ये जिम्मेवारी ली कि एक ये नई चीज बनने जा रही है, इसलिए इसको हम छापेंगे, और उन्होंने इसको छापा। तो उसके छापने से पूर्व इसकी भूमिका जब लिखने की बात आई तो भूमिका के लिए डॉक्टर सुभाष कश्यप, जो कि संविधान के वास्तव में सबसे बड़े ज्ञाता है, 85 साल के अभी उनकी उम्र है, 86 हो गई होगी, तो उनकी भूमिका मिल जाए तो इस पुस्तक की गरिमा बढ़ेगी। ऐसा जब मुझे बताया गया तो मैंने कहा कि चलो उनके पास भी चलते हैं। उनके घर गया मैं, कोई परिचय रेफरेंस दे दिएगा ऐसा। घर गया तो उन्होंने जब मेरे से सुना कि संविधान में जो चित्र है उन चित्रों पर मैंने कुछ लिखा है, इतना सुनते ही उन्होंने कहा कि चित्रों पर क्या लिखेंगे, वो तो डेकोरेटिव पीस थे। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि सच में ऐसा कोई आरोप कोई अगर लगाता हो कि इन चित्रों को छिपा कर रखा गया, सामने लाया नहीं गया, तो ऐसी कोई बात नहीं थी। इनोसेंटली ये माना गया कि ये तो डेकोरेशन है, डेकोरेशन करके रखा गया है, इस पर क्या सोचना है। लेकिन जब मैंने कहा कि नहीं सर ऐसी बात नहीं है, नंदलाल बोस ने केवल चित्र आंकना है इसलिए आंक दिया है, ऐसा नहीं है। उन्होंने सोच समझ कर चित्र आंका है और बहुत गहराई से सोचा है। अच्छा बोले कैसे, जरा समझाइए मुझे। तो मैंने जब कहा कि नागरिकत्व भाग 2 सिटीजनशिप, तो सिटीजनशिप क्या होगी वो कानूनी भाषा में लिख दिया गया है, लेकिन उस सिटीजनशिप की रक्षा करने के लिए योग्य सिटीजन कैसे बनेगा ये संविधान लिख नहीं सकता। नंदलाल बोस ने उसका उत्तर अपने चित्र के माध्यम से दे दिया है।
कि अच्छी शिक्षा हो, अच्छा संस्कार हो तो नागरिकत्व की रक्षा होगी। अच्छी शिक्षा और अच्छा संस्कार कहाँ मिलता है? तो भारत का सर्वश्रेष्ठ स्थान है गुरुकुल। और इस प्रकार उन्होंने भाग 2 पर गुरुकुल इसका चित्र अंकित किया। गुरुकुल के इस चित्र को हम देखेंगे तो ध्यान में आएगा कि बड़ा चित्र कॉम्प्लिकेटेड है। बहुत गहराई से देखना पड़ेगा तभी समझ में आएगा। चारों ओर हरियाली है, एक्सक्यूज मी सर, बीच में सर यहाँ पर और उनका उनके शिष्य आपकी स्क्रीन प्रेजेंट चर्चा नहीं हो रही है। ऑनलाइन हम देख रहे हैं तो स्क्रीन शो नहीं हो रही है सर ऑनलाइन में। ओके, उसको मैं ओके ओके मैं दोबारा इसको शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ। जी जी धन्यवाद सर। वैसे हमें यहाँ पे हो रही थी एक सेकंड, मैं दोबारा आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। कुछ भी है, ये रुचियाँ बड़ी जानकारियाँ बहुत रुचिकर हैं और हमें ये मालूम नहीं था। जी सर, जी मैंने कहा सर, मैं भी मौके का फायदा उठा रिकमेंड करने के लिए। जी सर हो रही है शो। लीजिए, अब आपको दिखाई दे रहा होगा। जी 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 धन्यवाद सर। जी सर, प्लीज। हाँ जी, तो ये गुरुकुल का चित्र यहाँ दिया है और इससे नंदलाल बोस ने ये संकेत दिया है कि नागरिकत्व की रक्षा करना हो तो अच्छी शिक्षा और अच्छे संस्कार इसकी व्यवस्था करिए। चारों ओर इस प्रकार की गुरुकुलीन शिक्षा इसका विस्तार होगा तो नागरिकत्व की रक्षा अपने आप होगी। फिर ये बात बताने के बाद जब मैं और आगे बढ़ा और मैंने कहा कि मौलिक अधिकारों की रक्षा, ये उसके बाद का भाग है, भाग 3। मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य व्यवस्था कौन सी है, इस पर जब भी चर्चा आती है, चाहे स्वाधीनता से पूर्व हो या स्वाधीनता के बाद आज भी हो, हर कोई कहता है कि हमें तो राम राज्य चाहिए जी। तो राम राज्य की स्थापना करनी है तो राम राज्य की स्थापना कौन करेगा? राम से अधिक योग्य व्यक्ति और कौन हो सकते हैं? तो लंका विजय के बाद जब केवल एक दिन में अयोध्या पहुंचना जरूरी था, क्योंकि भरत ने कह रखा था कि एक दिन की भी देरी होगी तो मैं तो जल समाधि ले लूंगा, तो राम जी को बड़ी चिंता थी। लेकिन इधर लंका में उनका राज्यारोहण विभीषण का और ये सब करते करते केवल एक दिन हाथ में बचा। उस समय उन्होंने कहा कि अब जैसे भी व्यवस्था हो मुझे जल्दी से जल्दी पहुंचाने की व्यवस्था करो। तो पुष्पक विमान की व्यवस्था की गई। उसी पुष्पक विमान की ये चित्रांकन यहाँ किया गया है। पुष्पक विमान में राम, लक्ष्मण, सीता तीनों बैठे हैं, राम राज्य की स्थापना करने के लिए अयोध्या जा रहे हैं। तो अगर मौलिक अधिकारों की रक्षा करनी है तो देश में राम राज्य लाइए, ये बड़ा स्पष्ट संकेत इस चित्र के द्वारा नंदलाल बोस ने हमें दिया है। उसके बाद फिर आता है भाग 3, 4, इसमें 36 से लेकर 51 अनुच्छेद और इसका विषय है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्वों की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या गीता में है। गीता से बढ़कर और कोई नीति निर्देशक तत्व हो नहीं सकते। और गीता एक ऐसा ग्रंथ है कि जो रणभूमि में कहा गया और वहीं पर उसका सृजन हुआ। तो हाथ में शस्त्र है और चर्चा शास्त्र पर हो रही है। इस प्रकार के एक बड़ी विचित्र स्थिति में जब अर्जुन ने हथियार छोड़ दिए और कहा कि सीदंती मम गात्राणि, मेरे तो शरीर ठंडा हो रहा है, युद्ध करके क्या होगा। भगवान कृष्ण को बड़ी चिंता हो गई कि सारा निर्णय हो जाने के बाद युद्ध रण क्षेत्र में आ गए हैं और मैंने तो इसको रण क्षेत्र इसलिए दिखाया कि बड़ा योद्धा है तो ये देखकर इसके अंदर स्फूर्ति आएगी, लेकिन ये तो उल्टा असर हो गया, ये तो हताश हो गया है। तो क्यों हताश हुआ है, इसका कारण क्या है? तो उनके समझ में आया कि इनके जो गुरु थे उनकी गुरुकुलीन शिक्षा जो थी वो ऐसी थी कि वो स्वयं शरीर सशरीर उपस्थित रहकर पढ़ाते थे। अपने आप पढ़ो ऐसा उन्होंने मौका बहुत कम दिया। जो इनको मिला था, एकलव्य को मिला था, वो मौका इन 105 राजपुत्रों को नहीं मिला था। वो स्वयं उपस्थित रहकर पढ़ाते थे। तो उपस्थित रहकर पढ़ाने वाला गुरु
अगर विद्यार्थियों को स्वयं कुछ करने का मौका ही न दे तो वो अंत तक गुरु पर ही डिपेंडेंट रहता है। तो अर्जुन की वैसी स्थिति थी और वहां वो बड़े हताश हो गए, क्या करूं। तो भगवान कृष्ण के समझ में आया कि इसको तो गुरु की आवश्यकता है। गुरु की भूमिका में वो आ गए। तुम जानते हो क्यों कर रहे हो। और सांख्य योग के सहारे दूसरे अध्याय में उन्होंने पूरी बात कर दी। अगर हताशा कम होती तो शायद सांख्य योग के बाद गीता की जरूरत नहीं थी, लेकिन अर्जुन में हताशा इतनी थी कि सांख्य योग की सारी व्याख्या सुनने के बाद भी वो कहता है कि बात से ठीक है आपकी, लेकिन फिर भी मेरे मन में ये प्रश्न है, फिर भी मेरे मन में ये प्रश्न है। ऐसे करते करते अध्याय बढ़ते जा रहे हैं। 10वें अध्याय में और भगवान कृष्ण ने भी अपनी स्टाइल बदली है। हम शिक्षक जो है, हम जानते हैं कि जब हम देखते हैं कि जरा थोड़ा कक्षा उबाऊ हो गई है तो अपनी हम स्टाइल बदलते हैं, जरा बच्चों को दूसरे ढंग से पढ़ाए। तो अर्जुन ने भी, कृष्ण ने भी स्टाइल बदली और उन्होंने कहा कि तुम मुझे जानते नहीं हो क्या, मैं कौन हूँ। और पूरा 10वां अध्याय उन्होंने अपना वर्णन किया, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ये हूँ। उसके बाद भी अर्जुन कहते हैं कि ठीक है, आपने अपनी व्याख्या तो कर दी, जब तक मैं अपनी आंखों से नहीं देखूंगा तब तक आपकी बात पर भरोसा नहीं है। तब उनको विराट रूप भी दिखाया। और 11वें अध्याय के बाद हम जब देखते हैं 12वां अध्याय, भक्ति योगो नाम द्वादशोऽध्याय, भक्ति जगी है। तब उससे पहले भक्ति नहीं थी, केवल चर्चा चल रही थी। और जब भक्ति जग जाती है तो प्रश्न कम हो जाते हैं। भक्ति के बाद उनके मन में प्रश्न कम हो गए, फिर भी एक आध प्रश्न पूछ लेते थे। तब फिर अंत में अल्टीमेटम दिया भगवान कृष्ण ने 18वें अध्याय में कि भैया इतना बताना तो मैं बता चुका हूँ, अब बताओ तुम क्या करोगे। तब भी अर्जुन कहते हैं कि करिष्ये वचनम तव, आप जो कहेंगे वो मैं करूंगा। और तब भगवान ने कहा कि बस युद्ध करो और कोई उपाय नहीं है। तो युद्ध करने की प्रवृत्ति या युद्ध करने की वृत्ति, युद्ध करने की प्रेरणा, ये इस प्रकार से इस माने गीता के माध्यम से और उसी के माध्यम से उन्होंने पूरा राजनीति और नीति निदेशक तत्व इसकी व्याख्या की है। तो इस प्रकार से गीता का अध्ययन करें तो देश की नीति निर्धारक तत्वों की सही ढंग से हम व्याख्या कर पाएंगे, सही ढंग से पालन कर पाएंगे। उसके बाद भाग 5 पर भगवान बुद्ध का चित्र है। जैसे जैसे कलयुग आया तो कलयुग में हम जानते हैं एक श्लोक है, त्रेतायाम मंत्र शक्तिश्च ज्ञान शक्ति कृते युगे द्वापरे युद्ध शक्तिश्च। द्वापर युग का मैंने वर्णन किया ही है। बिना युद्ध के कृष्ण को कोई उपाय नहीं था, धर्म की रक्षा करनी हो तो युद्ध करना ही पड़ेगा। लेकिन कलयुग में युद्ध की आवश्यकता नहीं है। संघई शक्ति कलौ युगे, संगठित हो जाओ, उसी से धर्म की जय होगी। तो संगठित होने का एक प्रयास ये भगवान बुद्ध के द्वारा शुरू हुआ था। ये 5वां भाग जो है ये संविधान का सबसे बड़ा भाग है। इसमें 100 अनुच्छेद समाहित किए गए हैं, 52 से लेकर 151 तक, और कई चीजें इसके अंदर हैं। इसकी बहुत अधिक व्याख्या अभी नहीं करूंगा समय की कमी के कारण। उसके बाद फिर उसी तर्ज पर चलते हुए भगवान महावीर प्राय समकालीन थे, 50-60 वर्ष का दोनों का अंतर है। समकालीन भगवान महावीर, उन्होंने जैन धर्म के माध्यम से, जैन चिंतन के माध्यम से जो विचार पूरे देश में फैलाया और राज्य के तंत्र को किस प्रकार से किया जाए उसका प्रचार प्रसार किया। स्वयं क्योंकि वो राज परिवार के ही थे और इसलिए उनकी सारी बातों का बड़ा महत्व रहता था। तो इस प्रकार से इन दो चिंतनों का, बौद्ध और जैन चिंतन, इसका कलयुग में ज़्यादा प्रभाव रहेगा। वही संगठित कर पाएंगे, क्योंकि हिंसा के द्वारा संगठन नहीं हो सकता, अहिंसा के द्वारा ही हो सकता है। और इसलिए अहिंसा का विषय वहाँ से तब से चला। उसके बाद भाग 7 में जो चित्र अंकित किया गया है वो सुनहरी स्याही से किया है। सुनहरी स्याही से करने का कारण ये है कि जो भारत का स्वर्णकाल माना जाता है उस स्वर्णकाल को यहाँ अंकित किया गया है और इसका विषय है राज्य रचना। राज्यों की रचना अगर सही हो तो देश स्वर्णिम काल फिर से प्राप्त कर सकता है और इसलिए राज्यों की रचना प्रशासनिक ढंग से की जाए। और उन्हीं दिनों सरदार पटेल, उनके द्वारा राज्यों का विलीनीकरण का काम, संविधान की रचना हो रही है, उसी समय वो भी काम चल रहा था। तो 562 राज्य रजवाड़ों का विलीनीकरण, इतना बड़ा अश्वमेध यज्ञ एक प्रकार से उन्होंने किया
और इस प्रकार ये होते होते जब राज्यों की सूचियां बनी तो प्रशासनिक तौर पर बनी थी, लेकिन 7 वर्ष के भीतर ही अपने देश में एक आंदोलन शुरू हुआ कि हमारा राज्य जो है तमिलनाडु के साथ नहीं रह सकता, हमारा राज्य अलग होना चाहिए क्योंकि हमारी भाषा अलग है। ऐसा कहकर तमिल भाषियों ने एक आंदोलन शुरू किया और उसी का परिणाम ये हुआ कि उसमें कई बलिदान भी हुए। उस बलिदान के फलस्वरूप दबाव आया और दबाव के कारण अंत में भाषावार प्रांत रचना इस देश में होगी, ये सिद्धांत तय हुआ और भाग 7 जो है वो एक प्रकार से निरस्त हो गया। ठीक संविधान के लिखने के 7 वर्ष बाद 7वें संशोधन के द्वारा 7वां अनुच्छेद निरस्त हो गया। ये बड़ी विचित्र स्थिति है। और निरस्त हो जाने के बाद नए ढंग से प्रांतों की रचना और नए ढंग से प्रांतों की सूची बनने लगी। लेकिन नंदलाल बोस ने इस पर जो सोचा था वो बहुत ही मार्मिक है, बहुत ही यानी जिसको कहा जाए कि चिंतन करने योग्य है। वो ये है कि उस समय का जो मौर्य काल के समय की जो संपन्नता थी, जिस समय देश को स्वर्णिम युग माना जाता था, सोने की चिड़िया कहा जाता था, तो वो कैसे हुआ और उस समय क्या दृश्य था उसका इसके अंदर चित्रण किया गया है कि सर्व संपन्नता है, महिलाएं भी जो है गहने पहनकर घूम रही है, उर्दू वस्त्र पहनी नहीं है, लेकिन पुरुष अपने काम में मस्त है, उनको इससे चिंता नहीं है कि महिलाएं कैसी घूम रही है, कोई विकार नहीं है। तो इस प्रकार से महिलाओं के स्वतंत्रता, पुरुषों की सक्रियता, देश की संपन्नता, इस प्रकार का सारा चित्रांकन इसके अंदर किया गया है और इसके माध्यम से ये दिखाया गया है कि हमें भी वापस उसी स्वर्णिम युग को यहाँ लाना है। तो राज्य रचना भले ही प्रशासनिक तौर से हटकर भाषा के आधार पर होने लगी हो, लेकिन फिर भी इसका ध्यान रखा जाना चाहिए कि हमें स्वर्ण युग प्राप्त करना है। भाग 8 अनुच्छेद 239 से लेकर 242 तक। ये चित्र देखते ही हर कोई कहता है कि हनुमान जी है। मुझे भी पहले यही लगा, लेकिन जब गौर से देखा मैंने कि हनुमान जी है तो दूम कहाँ है, तो दूम तो दिखाई नहीं दे रही है। हनुमान जी है तो गदा कहाँ है, वो भी नहीं दिखाई दे रही है। तब फिर खोजबीन शुरू की कि ये चित्र कहाँ से आया और क्या है ये। तो पूरे चित्रों की खोजबीन के बाद जानकारी ये मिली कि हनुमान जी के परम भक्त कुबेर, उनका ये चित्र है। तो कुबेर को इस तरह से हनुमान के जैसी छलांग लगाते हुए नंदलाल बोस ने क्यों आंका होगा? तो वो इसलिए आंका है कि इस विषय का, इस चैप्टर का विषय जो है वो है संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन। जितने भी राज्य क्षेत्र बने हैं, अब वो भाषा के आधार पर बन गए वो बात अलग है, लेकिन संविधान की मूल स्पिरिट के अनुसार, मूल भावना के अनुसार जो राज्य रचना हुई है, हर राज्य संपन्नता की ओर जाए और संपन्नता की ओर जाना हो तो हमें खतरा मोल लेकर भी क्यों ना हो कुछ आर्थिक क्रांति की बात करनी पड़ेगी। उसका संकेत देने के लिए नंदलाल बोस ने कबीर का सहारा लिया, कुबेर का सहारा लिया और कुबेर को उस रूप में दिखाया है कि जो हनुमान जी के भक्त है और हनुमान जी को गदा भी उन्होंने दी थी, उसी गदा के सहारे हनुमान जी ने इतना पराक्रम दिखाया। तो उनसे प्रेरणा लेने वाले और उनको एक तरह से प्रेरणा देने वाले भी, इस प्रकार के जो पुरुष हैं कुबेर, उनका चित्र यहाँ अंकित किया है। आज भी हम देखते हैं कि अगर भारत को आगे बढ़ना हो तो आर्थिक क्रांति के बिना ये संभव नहीं है। और आर्थिक क्रांति का मतलब यही है कि खतरे मोल लेकर भी क्यों ना हो कुछ ऐसे निर्णय लिए जाए जो आज की सरकार कुछ लेने जा रही है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि नंदलाल बोस का जो सपना है वो अब 70 वर्ष बाद कहीं पूरा होने की ओर जा रहा है, ऐसा हम कह सकते हैं। उसके बाद इसी का विस्तार हम करेंगे कि राज्यों में पंचायत और नगर पालिकाएं, इसका प्रशासन होता है। तो ये प्रशासन कैसा हो उसका संकेत इस चित्र के माध्यम से दिया है। इसमें विक्रमादित्य का दरबार है। विक्रमादित्य के दरबार के बारे में हम सभी जानते हैं कि विक्रमादित्य यानी न्याय प्रिय थे और विक्रमादित्य के सिंहासन के बारे में ये माना जाता था कि उस सिंहासन पर जो भी बैठेगा वो न्याय ही करेगा। तो न्याय की इतनी मतलब प्रबल इच्छा, प्रबल आकांक्षा जहाँ होगी वहाँ निश्चित रूप से प्रशासन भी अच्छा चलेगा। तो उस प्रकार से प्रशासन सही चले, ये भाग 9 में
विक्रमादित्य के दरबार के माध्यम से नंदलाल बोस ने हमें संकेत दिया है। अब जब प्रशासन ठीक चलेगा तो उसमें कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है कि समाज का पिछड़ा वर्ग, समाज का उपेक्षित, अवहेलित, वो कहीं छूट न जाए नजरों से, इसलिए उन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। उन पर अगर ध्यान देना हो तो हमें फिर से वही बात आएगी कि अच्छी शिक्षा और अच्छे संस्कार मिले तो ही हम ये कर पाएंगे। और इसलिए शिक्षा और संस्कार का जो सबसे पहले गुरुकुलीन शिक्षा व्यवस्था की बात उन्होंने की थी, उसका एक ज्वलंत उदाहरण, जीवंत उदाहरण वो रहा है नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय का प्रतीक चिन्ह और नालंदा विश्वविद्यालय का वहाँ का दृश्य, ऐसे दो चित्र इसमें दिए गए हैं। दो चित्र देने के पीछे कारण ये था कि यहाँ केवल 244वां अनुच्छेद, एक ही अनुच्छेद है, वो अनुच्छेद बहुत छोटा सा था, तो बीच में लिख दिया गया ऊपर भी जगह खाली है, नीचे भी जगह खाली है। तो ऊपर उन्होंने एक चित्र अंकित कर दिया, नीचे जो जगह थी वहाँ नालंदा विश्वविद्यालय का जो प्रतीक चिन्ह है वो भी अंकित कर दिया। इस प्रकार से इसमें दो चित्र आ गए और इसमें से उन्होंने, नंदलाल बोस ने ये संकेत दिया है कि अगर अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र इसकी उपेक्षा न हो, ऐसा हमें वातावरण बनाना है, तो उसके लिए शिक्षा दूर दूर तक पहुंचाइए, सर्वसुलभ शिक्षा हो। और इसका सर्वश्रेष्ठ प्रतीक ये नालंदा रह चुका है। अब ये बात अलग है कि नालंदा को बर्बरों ने आकर ध्वंस किया, वहाँ का ग्रंथालय जो है वो 6 महीने तक जलता रहा, ये सारा इतिहास हम जानते हैं। लेकिन कुल मिलाकर उसी व्यवस्था को फिर से जीवित करना जरूरी है, यह संकेत नंदलाल बोस ने संविधान के इस चित्र के माध्यम से हमें दिया है। इसके बाद भाग 11 में अनुच्छेद 245 से लेकर 263 तक अनुच्छेद है इसमें, और इसमें जो चित्र दिया है वो है अश्वमेध यज्ञ। हम जानते हैं कि भारत में एक परंपरा रही है कि जो अपने आप को सम्राट होने को प्रमाणित कर सकता है वो अपने घोड़े को पूरे देश में घुमाता था और अपनी सेना उसके साथ रहती थी, और उसको कोई जीते तो वो उसका आधिपत्य स्वीकार करेगा, और नहीं तो वो हमारा आधिपत्य स्वीकार करे और हम उसको शरण देंगे। तो इस प्रकार से केंद्र और राज्य, इसके अंदर आपसी तालमेल और आपसी ये विश्वास कि हाँ नहीं आप श्रेष्ठ है, इसका विश्वास है हमें, इसलिए हम आपके छत्र छाया में हैं। तो इस प्रकार की ये जो व्यवस्था थी, तो संघ और राज्यों के बीच के संबंध कैसे हो, उसका प्रतीक रूप में कि केंद्र सर्वशक्तिमान होगा ही, लेकिन राज्य को भी पूरी स्वायत्तता दी जाएगी और राज्यों की भी अपनी स्वायत्तता, उसका पालन वो करे अपनी सीमा में रहकर, ये विश्वास दिलाया जाएगा। उसके बाद भाग 12 में दो चित्र हैं, एक नटराज और पास में जो छोटा सा चित्र है वो है स्वस्तिक का। आमतौर पर इसको देखते ही हम ये व्याख्या कर सकते हैं कि स्वस्तिक तो इसलिए दिया है कि शुभ चिन्ह है, और नटराज इसलिए दिया है कि आनंद का प्रतीक है। तो शुभ वातावरण रहेगा तो आनंद का विस्तार होगा। तो इस प्रकार से जब ये चित्र मैंने देखा तो मेरे ध्यान में आया कि यहाँ स्वस्तिक तो उल्टा अंकित किया गया है, जो कि अशुभ माना जाता है। तो एक शुभ चिन्ह अशुभ हो गया, नटराज जो कि आनंद का प्रतीक है वो खंडित हो गया। तो नटराज को खंडित होना और स्वस्तिक का उल्टा होना, ये दोनों भी तो यहाँ के लिए अशुभ हो गया। ये बात जब मेरे ध्यान में आई तो मैंने ये बात उनको भी बताई, अपने सुभाष कश्यप जी को। तो पहले तो उनको विश्वास नहीं हुआ कि नंदलाल बोस जब इतना गहराई से सोचकर सारा काम कर रहे थे तो इतनी बड़ी गलती कैसे करेंगे। मैंने कहा मनुष्य है, आखिर मनुष्य से गलती हो जाती है। नहीं बोले दिखाइए मुझे। तो उनका संविधान वाली कॉपी जो है मैंने निकाल कर दिखाई उनको। देखते ही कहते हैं कि 70 साल से हम इस पर काम कर रहे हैं, आज तक किसी के ध्यान में नहीं आया कि स्वस्तिक उल्टा है और नटराज खंडित है, आपने तो कमाल कर दी। मैंने कहा जो भी हो, मेरे ध्यान में आया है, मैंने इस पर लिखा है। तो ये तकनीकी भूल है, और तकनीकी भूल कैसे हुई होगी इसका मैं अनुमान कर सकता हूँ। वो ऐसी हुई कि
3 इंच की जगह छोड़ रखी थी ऊपर की, 3 इंच बाय 8 इंच की जगह में चित्र अंकित करना है। जिसको चित्र अंकित करने के लिए दिया उसने लंबा 3 इंच बाय 8 इंच ऐसे सोचकर चित्र बना दिया, लेकिन जगह तो वहां ऊपर की थी, तो क्या किया जाए, तो दोनों को एडजस्ट करना है, इसलिए थोड़ा बाहर की ओर जाते हुए उसको छाप दिया गया। और ये स्वस्तिक जो बनाया, जिसने साँचा बनाया उसने सीधा ही स्वस्तिक साँचे में बना दिया, उसके कारण जो स्वस्तिक छापा गया तो उल्टा हो गया। तो ये तकनीकी गलती है। तो ऐसी तकनीकी गलती को हम सुधार सकते हैं, इसके लिए कोई बहुत संशोधन की आवश्यकता नहीं है, ये बात मैंने उस पुस्तक में लिखी है। तो ये गलती तकनीकी कारणों से हुई है, और तकनीकी कारणों से हुई है तो भले ही तकनीकी कारणों से हुई है, लेकिन अशुभ तो है ही। और उसी का परिणाम है कि आज भी हम भारत में वित्त तथा संपत्ति, आंतरिक संपत्ति और वित्त की व्यवस्था जो है उसमें स्वच्छलता, उसमें शुचिता और उसमें भ्रष्टाचार मुक्त भारत ये कर नहीं पा रहे हैं। तो ये अशुभ चिन्ह 2 लग जाने के कारण ऐसा हुआ होगा, ऐसा मुझे लगता है। तो इसको जल्दी से जल्दी ठीक कर दिया जाना चाहिए, ऐसी मेरी मांग है। इसके बाद हम और आगे बढ़ेंगे तो ध्यान में आएगा, ये चित्र है भगीरथ प्रयास। भगीरथ प्रयास में हम सभी जानते हैं कि राजा भगीरथ ने गंगा को अवतरित किया था, और उस गंगा को शिवजी ने अपनी जटा में धारण किया था, और उसके बाद फिर जटा में से उसको बाहर जाने की अनुमति दी थी। तो ये तो प्रतीकात्मक है, वास्तविकता क्या है, इस पर जब मैं सोचने लगा तो बड़ा लंबा इतिहास ध्यान में आया कि राजा सगर जो भगवान राम के पूर्वज थे, राजा सगर ऐसे ही अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे तो उनका घोड़ा कपिल मुनि के आश्रम के सामने जाकर अंदर घुस गया। अंदर घुसा तो कपिल मुनि को क्रोध आया कि घोड़ा अंदर आ गया है, क्या है, तो पीछे पीछे सैनिक भी आ गए, तो उनको और ज्यादा क्रोध आया तो उन्होंने पत्थर उठाकर मारना शुरू किया। इधर से बाहर से सैनिकों ने भी पत्थर मारने शुरू किए, पत्थर से पत्थर टकराए, अग्नि प्रज्वलित हो गई, और उसी अग्नि से वहां का जो जंगल है वो भस्म हो गया, और उसमें 60,000 सेना थी वो भी जलकर खत्म हो गई। तो राजा सगर अयोध्या में बैठे हैं, उनके पास जैसी खबर गई, राजा सगर और उनकी वैदर्भीय पत्नी वो दोनों वहां आए, और उन्होंने विलाप करते हुए कहा कि हमारे 60,000 पुत्रों को आपने मार दिया, अब इसको उसका उद्धार करिए। कहानी ये बन गई कि रानी के 60,000 पुत्र थे, तो किसी भी महिला के 60,000 पुत्र तो हो नहीं सकते। मैंने तब उसमें से यही निष्कर्ष निकाला कि उन्होंने इसको पुत्रवत माना था सेना को, और इसलिए उनके मुंह से ये विलाप में निकला कि मेरे पुत्रों को आपने मार दिया, तो पुत्रों का उद्धार करना है। तो ये बात उन्होंने कही कि ठीक है, अगर ये आपके इतने पुत्रवत है तो इनका उद्धार भी होगा, लेकिन उसके लिए सबसे पवित्र पानी बहाकर लाइए, मेरे इस आश्रम के सामने से बहेगा तो यहाँ मैं इनका सबका तर्पण कर दूंगा, सबका उद्धार हो जाएगा। राजा सगर ने जोश जोश में कह दिया ठीक है, ये काम तो मैं कर दूंगा। अयोध्या गए, अयोध्या जाकर उन्होंने खोजबीन शुरू की। उनके पल्ले नहीं पड़ा कि कैसे प्रवाहित किया जाए, कहाँ से लाए, पानी कहाँ से आएगा, अखंड स्रोत कैसे होगा, तो उनके जीवन काल में कर नहीं पाए। उनके बेटे का नाम था असमंजस, जैसा नाम वैसी प्रवृत्ति थी, या हो सकता है कि प्रवृत्ति के कारण ही नाम हुआ होगा। तो उसने कहा कि मैं राजकाज संभालूं या पानी खोजने जाऊं, मेरे से नहीं होगा। तो उनके बेटे अंशुमान, उन्होंने कहा कि ये दादाजी का सपना मैं पूरा करूंगा, और उन्होंने जाकर हिमालय में जाकर खोजबीन शुरू की, क्योंकि सरयू नदी उधर से आ रही है तो सरयू जहाँ से आ रही है वहीं से पानी आएगा। ये सोचकर उन्होंने हिमालय में जाकर खोजबीन शुरू की। हिमालय में उनके जीवन काल में खोज नहीं पाए। उनके बेटे दिलीप वो और भी आगे बढ़े, हिमालय में खोजते खोजते वो ऊपर जाकर पहुंच गए कैलाश पर्वत पर, और ऊपर जाकर उन्होंने देखा कि एकदम शिखर पर सबसे ऊपर मानसरोवर है। इससे पवित्र पानी तो हो ही नहीं सकता, सीधे समुद्र मतलब स्वर्ग से आया हुआ पानी है, तो इससे कोई पवित्र पानी हो ही नहीं सकता, इसलिए इसी को बहा कर ले जाना है। लेकिन जब उन्होंने देखा कि इधर से ब्रह्मपुत्र बह रही है, इधर से सतलुज बह रही है, इधर से करनाली बह रही है, तो ये तीनों नदियां तो बह ही रही है, तो फिर इससे भी पवित्र पानी और कौन सा हो सकता है। उन्होंने थोड़ा ध्यान किया, चिंतन किया, उनको ये अनुभूति हुई कि इसी को छन कर जाने वाला जो पानी है नीचे से, धरती के अंदर से, ये कहीं प्रवाहित नहीं हुआ हो तो वो सबसे पवित्र पानी है, उसको खोजा जाए। अब उसको कौन खोजेगा, धरती के अंदर बहते हुए पानी को खोजना थोड़ा कठिन काम है। लेकिन जब उनके ध्यान में आया कि उनका बेटा जो है भगीरथ वो उल्टा जाया है, गर्भ से निकलते समय आमतौर पर गर्भ का सिर बाहर आता है और फिर पूरा शरीर निकलता है,
लेकिन लाखों में एक आध केस ऐसी होती है कि पैर पहले आता है और उसके कारण जन्मदात्री को बड़ा कष्ट भी होता है। लेकिन उस ऐसे उल्टा पैदा जो होता है, जिसको पग जाया करते हैं, मराठी में पायालू कहते हैं, तो उसमें 3 गुण होते हैं। एक तो ये कि वो धरती पर खड़ा रहकर बता सकता है कि यहाँ ऐसी कोई चीज गड़ी हुई है जो मिट्टी में मिल नहीं रही, मिक्स नहीं हो रही है, मिट्टी में समाहित नहीं हो रही है, यानी धन गड़ा हुआ है। दूसरा, पानी है अंदर में। और तीसरी बात उसमें गुण ये होता है कि किसी के शरीर में अगर स्नायु का विकार आया हो, स्नायु का असंतुलन हुआ हो, तो उसके पैर के अंगूठे के स्पर्श से उस स्नायु के विकार को दूर किया जाता है। तो इस प्रकार से 3 गुण भगीरथ में थे। राजा दिलीप ने भगीरथ को अपने पास बुलाया, उसमें मानसरोवर, और कहा कि मेरी जितनी साधना थी वो पूरी हो चुकी है, अब मैं जल समाधि लूंगा, लेकिन इसके बाद का जो काम है वो ये है कि नीचे से बहते हुए पानी की तुम खोज निकालो और उसको बहाव प्रवाहित कर दो, तो वही गंगा है। और 600 किलोमीटर दूर पैदल चल चलकर भगीरथ ने उस पानी के प्रवाह को खोजा। एक जगह आकर खड़े हो गए, खड़े होकर कहा कि ये पानी नीचे तालाब के जैसा जमा हो चुका है, इसको रास्ता मिल जाए तो अखंड बहता रहेगा। आज की गंगोत्री ये उस समय की खोजी हुई 600 किलोमीटर पैदल चलकर खोजी हुई यही धारा है। और इसी बात को आज के नासा ने भी स्वीकार किया है कि मानसरोवर का अंदर से बहने वाला पानी वही गंगोत्री है। तो इतना सारा प्रयास, इसको कहा गया है भगीरथ प्रयास, 5 जनरेशन का प्रयास। तो भारत को भी अगर भारत के राज्य क्षेत्र, उसके भीतरी व्यापार, वाणिज्य, समागम, इसमें अगर ठीक से काम करना है तो 5 जनरेशन तक खपना पड़ेगा। 5वीं जनरेशन अब हमारी है, हमारे अब जो शासन में है। तो लगता है कि इस जनरेशन के द्वारा नंदलाल बोस का जो सपना है वो पूरा होगा और भगीरथ प्रयास की इतिश्री जिसको कहा जाए वो इस सत्ता के द्वारा होने की संभावना है। उसके बाद भाग 14, इसमें हम देखते हैं अकबर का दरबार है। अकबर के दरबार का विषय है संघ राज्याधीन सेवाएं। संघ का मतलब है केंद्र, केंद्र और उसके राज्याधीन सेवाएं, इसमें आपसी तालमेल होना चाहिए, ये सारा इसमें विषय लिखा गया है। लेकिन ये तालमेल होने का अच्छा उदाहरण कोई हो सकता है क्या? ये जब नंदलाल बोस ने खोजा तो उनके ध्यान में आया कि हम तो उदार मन के हैं, हम पर भले ही अत्याचार किया हो, लेकिन 600 वर्षों, 700 वर्ष, 800 वर्ष तक मुगलों ने यहाँ कुछ न कुछ तो काम किया ही है, सत्ता भोगी है, सत्ता का दुरुपयोग किया है, सत्ता का उपयोग किया है, जो भी किया है। तो उन 68 राजाओं में सबसे कम अत्याचारी ऐसा कौन हो सकता है, उसको खोजा जाए और उसको चित्रांकित कर दिया जाए। सौभाग्य से उनको अकबर मिल गए कि 48-49 वर्ष राज किया, लेकिन 48 वर्ष राज्य करने वाले औरंगजेब से कम अत्याचारी थे। 4 वर्ष राज्य करने वाले बाबर से भी बहुत कम अत्याचारी थे। तो 4 वर्ष, 48 वर्ष जिन्होंने केवल अत्याचार किया है, उनकी तुलना में कम अत्याचार करने वाला, अधिक डेमोक्रेटिक और नवरत्न दरबार के रूप में हिंदू मुसलमान सभी को स्थान देने वाला, इस प्रकार का होने के कारण इसको आंका जा सकता है। और उसकी एक और विशेषता ये थी कि केंद्र और राज्य के संबंध ठीक रहे, इसके लिए उसने अपने तरीके से, मुस्लिम चिंतन होने के कारण उनका अपना तरीका था। तो तरीका यह था कि वैवाहिक संबंध स्थापित करो और राज्यों के साथ संबंध अपने बढ़ाओ। तो ऐसे कई राज्यों के राजकन्याओं से उसने वैवाहिक संबंध स्थापित किए और अपना राज चलाया। तो अपने उदार मन से नंदलाल बोस ने अकबर का दरबार, उसको यहाँ चित्रांकित किया है और ये संदेश दिया है कि भले ही हम पर अत्याचार किया हो, लेकिन कुछ अच्छाइयाँ दिखाई दे रही है तो उसको भी स्वीकार कर लिया जाए। और इस प्रकार से अकबर का दरबार ये यहाँ अंकित किया गया है। भाग 15, ये बहुत ही मजेदार भाग है। निर्वाचन, चुनाव अगर करना है तो उसकी क्या नीति है, ये संविधान में लिख दी गई। इतने दिन पहले ये पालन करना होगा, फॉर्म ऐसे भरा जाएगा, इत्यादि इत्यादि सारी चीजें वो है इसमें। लेकिन कैसा नेता चुना जाए ये संविधान लिख नहीं सकता। नंदलाल बोस ने वो बात स्पष्ट कर दी है कि पराक्रमी और त्यागी नेतृत्व होना चाहिए हमारा। पराक्रम का सर्वश्रेष्ठ प्रतीक है छत्रपति शिवाजी,
और त्याग का सर्वश्रेष्ठ प्रतीक है गुरु गोविंद सिंह। इन दो चित्रों को अंकित करके नंदलाल बोस ने यह संकेत दिया है कि भारत को अगर निर्वाचन के माध्यम से अपने सत्ता को अच्छी तरह से चलाना है, देश को सही दिशा में ले जाना है, तो उसका नेतृत्व पराक्रमी हो, त्यागी हो, इसका ध्यान रखा जाना चाहिए। अब इन दोनों के बारे में, इनके पराक्रम और त्याग के बारे में नए से कहकर आप लोगों को फिर से केवल याद दिलाने की आवश्यकता मुझे नहीं लगती, आप सब लोग जानते ही हैं, और इसलिए हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। इसके बाद का भाग 16 में फिर से दो चित्रों का सहारा लिया गया है। एक चित्र है रानी लक्ष्मीबाई और दूसरा टीपू सुल्तान। दोनों चित्र देखते ही मेरे मन में खलबली मच गई कि दो विपरीत धर्मी, एक अत्याचारी, एक अत्याचार से पीड़ित होकर बलिदानी, इस प्रकार के इन दो चित्रों को नंदलाल बोस ने एक साथ क्यों लाया होगा, क्या कारण होगा? तो पूरी खोजबीन करने के बाद ध्यान में आया कि दोनों का कॉमन पॉइंट, कॉमन प्लेटफॉर्म एक था। वो ये था कि टीपू सुल्तान ही पहला मुगल राजा रहा जिसने ये संकेत दिया कि अंग्रेज राज करने के लिए, ये अंग्रेज व्यापार करने के लिए नहीं आए हैं, राज करना चाहते हैं, इसलिए इनका विरोध करो, इनसे व्यापार संधि भी मत करो, इनका विरोध करो, इनको खदेड़ो। और अंग्रेजों से युद्ध करते हुए ही उसका बलिदान हुआ है। और रानी, झांसी की रानी, उसने भी यही किया कि हमारे दत्तक पुत्र को उत्तराधिकार नहीं दे रही है सरकार, अंग्रेज सरकार, तो अंग्रेजों के इस नीति का विरोध करना है। उनके इस विरोध के कारण उनको बलिदान होना पड़ा। तो अंग्रेजों का विरोध करने के दो बलिदानी, इस प्रकार से नंदलाल बोस ने खोज कर निकाले और इन दोनों को यहाँ अंकित किया है। विषय है कुछ वर्गों के विशेष उपबंध, समाज के कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध। तो उन विशेष उपबंधों में महिलाओं के लिए भी विशेष व्यवस्थाएं होनी चाहिए, उसी तरह से माइनॉरिटी के लिए भी विशेष व्यवस्थाएं होनी चाहिए। तो एक महिलाओं को रिप्रेजेंट करने वाली और एक माइनॉरिटी को रिप्रेजेंट करने वाला, इस प्रकार से दो व्यक्ति उन्होंने खोज निकाले। दोनों का कॉमन प्लेटफॉर्म अंग्रेजों का विरोध, इतना ही था। हालांकि टीपू सुल्तान ने कई मंदिर ध्वंस किए, कईयों का धर्मांतरण, मतांतरण करवाया, भयंकर अत्याचारी था, लेकिन उसके पिता की परंपरा में 5 मंदिरों की रक्षा, ये उसके अपने उसके लिए शुभ रहा होगा। तो 5 मंदिरों को वो रक्षा करता था। इन 5 मंदिरों को छुएगा नहीं कोई भी, बाकी ध्वंस करो। तो उन 5 मंदिरों की रक्षा के पीछे जो भी उसका कारण रहा हो, तो ये कुछ अच्छा ही खोज कर निकालना, ये नंदलाल बोस के इसकी विशेषता रही है, उन्होंने ये खोज निकाला है। उसके बाद हम देखते हैं भाग 17, अनुच्छेद 343 से 351 तक, लाठी लेकर चलते हुए गांधी जी। बहुत प्रचलित चित्र है और विषय है राजभाषा। तो राजभाषा के साथ गांधी जी का क्या संबंध, इस पर जब चिंतन किया तो ध्यान में आया कि अपने देश की राजभाषा हिंदी हो, ये शुरू से ही कहा जा रहा है। और कहने वालों में सबसे बड़े समर्थक कौन? तो गुजराती भाषी बापू जी। तो एक गुजराती भाषी होते हुए भी और जो हिंदी का प्रबल समर्थन कर रहे हैं, तो उन्हीं को यहाँ अंकित किया जाए, ये सोचकर उन्होंने यहाँ अंकित किया है। और अब 70 वर्ष बीत गए हमें संविधान के अनुकरण के बाद, लेकिन अब तक हम ना गांधी जी का वो सपना पूरा कर पाए और ना नंदलाल बोस का सपना पूरा कर पाए। अभी भी कानूनी सारी भाषाएं, निर्णय कोर्ट से अंग्रेजी में ही दिए जाते हैं। तो अभी अभियान चल रहा है कि स्थानीय भाषाओं में और हिंदी भाषाओं में भी सारे काम होने चाहिए। उसके लिए क्या व्यवस्था की है, करना चाहिए, ये एक अलग विषय है। तो इस तरह से अगले चित्र में भी फिर एक बार महात्मा गांधी को लिया गया है और ये विषय है आपात प्रबंधन। देश में जब भी कभी कोई आपात स्थिति आती है, उस समय नेता का व्यवहार कैसा हो, इसको दिखाने के लिए ही इस चित्र का चयन किया गया है। देश के स्वाधीनता से पूर्व, माने 15 अगस्त से पूर्व, जब गांधी जी मान चुके थे कि अब देश का विभाजन होगा ही, मैंने भले ही कहा हो कि मेरे शरीर का टुकड़ा होगा तब देश का टुकड़ा मैं स्वीकार करूंगा, लेकिन गांधी जी ना नेहरू को मना पाए ना जिन्ना को मना पाए और दोनों अड़ गए थे। और तीसरे व्यक्ति उनके साथ जुड़ गए थे, लॉर्ड माउंटबेटन। इन तीनों ने मिलकर देश का विभाजन तो करना ही है
और इसलिए मैं उसका साक्षी नहीं रहूं, ये एक उनके मन में था। इसलिए मैं दिल्ली छोड़ दूंगा। लेकिन दिल्ली छोड़कर जाए कहाँ? तो सबसे अधिक पीड़ित स्थान जो है वहां जाकर शांति स्थापना करना, ये उन्होंने निर्णय लिया। और नोआखाली में जाकर उन्होंने, सबसे अधिक पीड़ित स्थान था नोआखाली। नोआखाली आज के बांग्लादेश का एक जिला है, उस समय पूरा अखंड बंगाल था। तो बंगाल का एक जिला जो सबसे ज्यादा हिंदू मुस्लिम युद्ध, इसमें लड़ाई में आक्रांत था, तो वहां जाकर शांति स्थापना करेंगे तो पूरे देश में शांति की लहर जाएगी। और इसलिए महात्मा गांधी वहां गए, वहां उन्होंने अनशन किया, शांति स्थापना करने का प्रयास किया, शांति स्थापना भी हुई। महात्मा गांधी की एक विशेषता रही है कि जब वो तय कर लेते थे कि इस काम को करना है तो अनशन करो, सत्याग्रह करो, कुछ न कुछ वो तरीका अपनाते थे और उसका परिणाम भी होता था। तो उसका परिणाम हुआ और वहाँ शांति स्थापना हो गई। तो वहाँ के हिंदू मुसलमान सब ने उनका स्वागत किया। उसी का चित्र यहाँ अंकित किया गया है कि आपातकाल में नेता को सबसे आपातग्रस्त स्थान पर जाकर और वहाँ अपना जो है का उपाय करना चाहिए कि वो खतरा दूर हट जाए। हालांकि इसी आपातकालीन जो ये है उसका दुरुपयोग यहाँ 1975 में किया गया, हम सभी जानते हैं आपातकाल में। तो वो आपातकाल उनकी सत्ता की रक्षा के लिए था, थोपा हुआ आपातकाल था। देश में कोई आपातकाल नहीं था, लेकिन उन्होंने इसका दुरुपयोग किया अपने इंदिरा गांधी ने। और उसी समय 42वां संशोधन लाकर संविधान के जो प्राकथन है, प्रियम्बल, उसमें भी बदलाव लाया, जिसको छेड़ना उचित नहीं था उसमें भी छेड़खानी की। तो ये एक अलग विषय है। लेकिन कुल मिलाकर आपातकाल के समय नेता का व्यवहार कैसा हो, उसका एक उदाहरण यहाँ दिया गया है। भाग 19 में हम देख रहे हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी के इस चित्र में इस तरफ किनारे में लिखा हुआ है, वो महात्मा गांधी से आह्वान कर रहे हैं कि मैं आक्रमण करके अंग्रेजों को हटा दूंगा, आप मेरे अनुकूल वातावरण भारत में बनाए रखिए। लेकिन महात्मा गांधी इसको स्वीकार नहीं करते थे और उन्होंने कह दिया कि नहीं, ये मेरे द्वारा नहीं होगा, क्योंकि युद्ध यानी जनहिंसा, युद्ध यानी हिंसा। तो इसलिए मैं अहिंसा का पुजारी हूँ, मैं हिंसा के लिए बात नहीं कर सकता। भले अहिंसा के लिए उनको युद्ध से भी ज्यादा हिंसा स्वीकार करनी पड़ी हो, लेकिन अहिंसा के नाम पर जो भी हुआ है तो वो एक अलग विषय है। कुल मिलाकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस का चित्र देकर नंदलाल बोस ने ये प्रमाणित किया है कि पौराणिक काल से लेकर तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के कार्यकाल तक उसी क्रम में चित्रों को उन्होंने सजाया है और हर चित्र का एक एक भाग के साथ क्या संबंध है उसी प्रकार से चित्र को वहां अंकित किया है। तो यहाँ विषय यह है कि प्रकीर्ण अर्थात भारत के शासन व्यवस्था कैसी हो, ये इस विषय में दिया गया है इस चैप्टर में। तो शासन व्यवस्था कैसी हो उसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण नेताजी स्थापित कर चुके थे। देश स्वाधीन होने से पहले ही, 1947 से पहले ही उन्होंने अंडमान निकोबार को स्वाधीन कर लिया था, मणिपुर को स्वाधीन कर लिया था और उसके बाद इसमें सिंगापुर में बैठकर वो युद्ध की बाकी तैयारी कर रहे थे। और उसी समय उन्होंने वहाँ से रेडियो से एक अपना भाषण प्रसारित किया गांधी जी के लिए कि मैं पूरी तैयारी कर चुका हूँ, अब युद्ध करने के लिए मैं आ रहा हूँ। भारत के सेना में भी विद्रोह है, वो पूरी तरह से अंग्रेजों के साथ नहीं रहेंगे, उस विद्रोह का भी हमें लाभ मिलेगा, कम से कम हिंसा होगी और हम अंग्रेजों को बिना शर्त यहाँ से खदेड़ देंगे। लेकिन महात्मा गांधी इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हुए और उसके बाद फिर महात्मा गांधी के कारण ही हो या उनके निराशा के कारण हो, उनकी निष्क्रियता के कारण हो, अंत में नेताजी को गिरफ्तार किया गया, उनको हत्या हो गई ऐसा दिखाया गया, इत्यादि सारे षड्यंत्र हुए, वो एक अलग विषय है। लेकिन कुल मिलाकर नेताजी का ये जो है स्वाधीनता से पूर्व की स्वाधीनता, देश स्वाधीन होने से पहले ही जो ये स्वाधीनता ला चुके थे और अपनी सारी प्रशासनिक व्यवस्था भी कर चुके थे, नई करेंसी भी इनके शुरू कर दी गई थी। तो इतनी सारी जो व्यवस्थाएं थी वही चीज इसमें लिखी गई है कि देश स्वाधीन होगा तो हमें क्या क्या व्यवस्थाएं करनी होगी। और अंत में
भाग 20, 21 और 22 ये तीनों मैं एक साथ कहना चाहूँगा। वो इसलिए कि यहाँ किसी व्यक्ति या किसी प्रसंग का उल्लेख नहीं है। भाग 20 में जो चित्र है वो है ऊपरी आकाश और नीचे में पहाड़। तो भारत का पहाड़, भारत का आकाश, इसकी भी हमें सुरक्षा करनी है। उसके बाद यहाँ है मरुभूमि और उस पर चलते हुए ऊंट। तो धरती का सर्वनिम्न स्तरीय जो भी स्थान होगा जो उपजाऊ नहीं है, लेकिन उसके प्रति भी हमारा लगाव होना चाहिए, ये दर्शाते हुए, और उसका भी उपयोग होता है, वहाँ भी वाहन चलते हैं और वो वाहन ये ऊंट के होते हैं। तो उसका इस प्रकार से चित्रांकन करते हुए आकाश और धरती, और उसके बाद फिर तीसरा दिया है, एक नौका है और एक नाव है, जहाज है और एक नाव है। तो नाव नदियों में भी चल सकती है, तालाबों में भी चल सकती है, जहाज समुद्र में चलती है, और इन दोनों के माध्यम से हमें अपना इस जल पर का जो अधिकार है वो भी बनाए रखना है। तो जल, थल, नभ, इन तीनों का अंकित करते हुए तीनों प्रकार की सेनाएं भी अपनी होती है, जल, थल, नभ सेना। तो तीनों सेनाओं का महत्व और तीनों स्थानों का महत्व और इस प्रकार से उनका क्या उपयोग हो सकता है, वो उपयोग भी दर्शाते हुए इस संविधान के 22 भागों में उन्होंने, नंदलाल बोस ने सारे चित्र अंकित करके, एक प्रकार से मैं अगर कहूँ कि भारत की आत्मा को उन्होंने इसमें संविधान में भर दिया। संविधान के शब्द भले ही क्लिष्ट हो, लेकिन इन चित्रों के माध्यम से उन क्लिष्ट बातों को भी बड़े सहज रूप से समझा जा सकता है, ये बात इसमें आती है। अब एक और मजेदार बात बताकर मैं अपनी बात पूरी करूंगा। संविधान सभा के चित्र इसमें मेरी इस पुस्तक में दिए है, लेकिन एक चित्र मैं विशेष रूप से सबके लिए साझा करना चाहता हूँ। ये हिंदी और अंग्रेजी, इसको थोड़ा बड़ा करें थे। जो 284 संविधान सभा के सदस्यों ने हस्ताक्षर किए है, उसके बारे में कई लोग ये कहते हैं कि हस्ताक्षर तो अलग कागज पर ले लिए गए थे, उन्होंने कहाँ संविधान पढ़ा होगा। तो ऐसी बात नहीं है। संविधान के हाथ से लिखे हुए अंतिम पृष्ठ पर, ये अंतिम पृष्ठ है, 8वीं अनुसूची, भाषा की अनुसूची दी गई है। जितनी भाषाएं भारत में बोली जाती है उसकी उस समय 14 भाषाएं थी, अब तो 22 या 23 हो गई शायद। तो इन 14 भाषाओं की सूची दे रखी है, उसी पृष्ठ से हस्ताक्षर प्रारंभ किए गए। इसका मतलब हस्ताक्षरकर्ता इस संविधान के अंग है, अलग से कागज पर उन्होंने संविधान के कागज पर हस्ताक्षर कर दिया, ऐसी बात नहीं है। ये स्पष्ट करने के लिए ये बात ध्यान में रखी गई और इस प्रकार से हस्ताक्षर शुरू हुए। हस्ताक्षर में सबसे मजेदार बात ये आती है कि जैसे ही हस्ताक्षर की बात आई तो नेहरू जी से रहा नहीं गया, सबसे पहले जाकर उन्होंने हस्ताक्षर कर दिया। उतावले थे, सत्ता लेनी है, सत्ता प्राप्त करनी है, तो वो उतावलापन उनका था भी, उसी उतावलापन में जाकर उन्होंने हस्ताक्षर कर दिया। 2-4-5 लोगों ने और हस्ताक्षर कर दिए। फिर किसी ने कहा कि प्रोटोकॉल के विरोध में काम हो गया है, तो प्रोटोकॉल के अनुसार सबसे पहला हस्ताक्षर अध्यक्ष का होना चाहिए। अध्यक्ष है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सब लोग बड़े सहम गए, क्या किया जाए, चलो राजेंद्र बाबू को समझाते हैं। राजेंद्र बाबू के पास गए, निश्चित रूप से नेहरू जी नहीं गए होंगे, तो बाकी लोग गए, जाकर कहा कि नेहरू ने जल्दबाजी में पहला हस्ताक्षर कर दिया है, लेकिन पहला हस्ताक्षर तो आपका होना चाहिए, तो क्या किया जाए। उन्होंने उदार मन से ऊपर की ओर तिरछा हस्ताक्षर कर दिया। तो नंदलाल आपने इसकी जवाहरलाल नेहरू की सत्तालोलुपता और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की उदारता दोनों यहाँ प्रकट होती है। तो इस प्रकार से कुछ मजेदार बातें इस संविधान के हस्तलिखित को देखने के बाद जो मेरे ध्यान में आई, और उसके बाद इस पुस्तक में जिस रूप से मैंने लिखी, तो इसके कारण कई सेमिनार, सिंपोजियम इसके आयोजित हो चुके हैं, और एक प्रकार से कुछ
अनसुनी, कुछ अनकही, कुछ बोध, शोध कम है इसमें, बोध ज़्यादा है। शोध तो करना ही पड़ा है, लेकिन शोध से भी ज़्यादा बोध को ज़्यादा महत्व दिया है मैंने, कि मुझे जो अनुभूति हुई मैंने उसको लिखा है, और उस अनुभूति को केवल कुछ शोध करके उसको पुष्ट किया है। तो शोध और बोध का ये मिला जुला प्रयास इस प्रकार से ये है। और एक बात बताकर मैं अपनी बात पूरी करूंगा कि ऐसे ही किसी एक सेमिनार में अपने भारत के रिटायर्ड चीफ जस्टिस, वो भी कहीं थे, उन्होंने भी ये सुना ऐसे ऑनलाइन। सुनने के बाद आयोजक के पास उन्होंने फ़ोन किया और ये कहा कि जो बातें मैंने बताई है, ये बातें बताते समय जो इस पुस्तक में है उससे हटकर भी कुछ बातें उन्होंने कही है, तो उनसे कहा जाए कि उस पर भी कुछ काम करे, क्योंकि वो भी हमारे लिए नहीं है, हमने कभी इस एंगल से सोचा नहीं है, तो वो उस पर भी काम करे, ऐसा उनसे कहिए। तो मेरे पास खबर आई कि भाई आरसी लाहौटी जी ने ऐसी ऐसी इच्छा प्रकट की है। तो मैं सोचने लगा कि मैंने इस पुस्तक में जो लिखी नहीं है लेकिन संदर्भ के तौर पर बोलता रहता हूँ, ऐसी क्या बातें हैं। तो ध्यान में आया कि 1773 से लेकर अब तक की जो यात्रा है वो मैं संक्षिप्त में बोलता हूँ, तो उस पर कुछ काम किया जाए। और जब उस पर काम करने लगा तो उसके भी 20 लेख ऑलरेडी लिखे जा चुके हैं और उसकी पुस्तक छपने जा रही है। जल्दी ही वो पुस्तक आएगी जिसका नाम होगा भारत के संविधान की जन्मकथा। तो ये भारत का संविधान, सबसे पहले जो शुरू में मैंने कहा कि जिस देश का अपना स्वयं का एक अक्षर का भी संविधान न हो, वो हमसे दुनिया का सबसे बड़ा संविधान लिखवा लेता है। इसके पीछे ही उनकी मानसिकता और हमारी मजबूरी दोनों झलकती है। हमारी इस मजबूरी का कितने दिन तक हम इसको ढोए, इसका हम विचार करेंगे तो फिर से एक बार डॉक्टर अंबेडकर के पास हमें जाना होगा। डॉक्टर अंबेडकर ने शुरू से ही इस संविधान की रचना में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बहुत सोच समझकर शब्दों का चयन और शब्दों का भावनाओं का चयन ये सब किया। लेकिन एक बात उन्होंने अंतिम भाषण में आपने कही थी, अंतिम यानी इसके समापन के अंतिम भाषण में, उसमें ये कही थी कि संविधान चाहे जितना अच्छा हो, अगर ये योग्य हाथों में नहीं गया तो इसका दुरुपयोग होगा, और योग्य हाथों में गया तो इससे बहुत अच्छे फल मिलेंगे। और दुर्भाग्य से पहला ही नेता वो ऐसे बना भारत का कि जिसने इसका दुरुपयोग शुरू कर दिया, और उसके कारण डॉक्टर अंबेडकर बड़े दुखी हुए, क्योंकि संविधान के आधार पर जो पहला चुनाव होना था 1952 का, उससे पहले ही 1951 में इसमें 10 या 12 अनुच्छेदों का संशोधन और 2 नए परिशिष्ट जोड़ना, ये काम नेहरू के दबाव से करना पड़ा, और उसी समय ये दुखी हो गए। उसके बाद दूसरा संशोधन फिर आया, तीसरा आया, चौथा आया। चौथे संशोधन के समय ये इतने दुखी हुए कि उन्होंने कहना शुरू किया कि मेरा बस चले तो मैं संविधान को जला दूं, क्योंकि ये गलत हाथों में जा चुका है। ये जब उन्होंने कहना शुरू किया तो एक आध वर्ष बाद उनके फिर राज्यसभा में पूछा गया कि आप भाषणों में ऐसी बात बोलते हैं जबकि आपने इसकी रचना की है, फिर ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप। तो उन्होंने कहा कि जो मंदिर हमने भगवान की मूर्ति सजाने के लिए किया हो, उसमें अगर कोई राक्षसों की मूर्ति बैठाने लगे तो मैं और क्या कहूँगा। तो इतने दुखी थे वो, और इसी दुख के इसमें उन्होंने अंत में ये निर्णय लिया कि 10 वर्ष में पिछड़ी जाति को संरक्षण के आधार पर प्रतिष्ठित करना, ये आज का संविधान जिसके हाथ में है वो कर नहीं पाएंगे, और इसलिए इस पिछड़ी जाति को हिंदुत्व से दूर हटाकर बौद्धत्व की ओर लाया जाए, ताकि उन्हें इस आरक्षण की जरूरत ही न हो, अपनी बलबूते चले। इसलिए उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार किया और सबसे आह्वान किया कि अब इसके बाद हमें उस संरक्षण की जरूरत नहीं है, आरक्षण की जरूरत नहीं है, अपने बलबूते हमें अपनी प्रतिष्ठा स्थापित करनी है। लेकिन बुद्धत्व स्वीकार करने के 53 दिन बाद ही उनका देहांत हो गया, इसलिए जो उनका सपना था वो पूरा नहीं हो पाया। तो आज मैं अगर ये कहूँ कि डॉक्टर अंबेडकर जो इसके प्रतिष्ठाता माने जाते हैं, जो इसके प्रतिष्ठाता थे भी संविधान के, उनकी जो भावनाएं थी उसके आधार पर अगर हमें संविधान को चलाना है तो 125 से अधिक बैसाखियां संविधान के संशोधन के नाम पर एक बैसाखी लगी है। तो 125 बैसाखियां लेकर चलने वाला संविधान अपने आप में इतना कॉन्ट्रडिक्टरी हो रहा है कि एक संविधान के धारा के आधार पर कोई अपनी बात रखता है तो दूसरे संविधान के आधार पर उसी बात को काटा जा सकता है।
कोर्ट में यही चल रहा है आजकल। तो इसका पुनर्लेखन होना जरूरी है, और उस पुनर्लेखन के समय नंदलाल बोस के द्वारा अंकित चित्रों का सहारा लिया जाए तो बहुत अच्छा होगा, ऐसा मानकर मैंने पुस्तक लिखी है। बस मुझे इतना ही कहना है कि संविधान के माध्यम से अगर भारत की आत्मा को फिर से जगाना है तो इसका एक बार संविधान निर्माता डॉक्टर अम्बेडकर, उनकी भावनाओं के अनुरूप इसका पुनर्लेखन होना चाहिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। लक्ष्मी नारायण भाला जी ने जिस रूप में आप लोगों के साथ ये सारी बातें साझी की हैं, जिसमें तथ्यात्मक बोध और साथ में संवेदनशीलता और भाषा के ऊपर जो उनकी पकड़ है, उस भाषा के ऊपर जो संयम रखते हुए उन्होंने सारी बातें की हैं, वो हम सभी के लिए एक आदर्श भी हैं और प्रशंसा के योग्य भी हैं। आप सचमुच उसके लिए बधाई के पात्र हैं, साधुवाद के पात्र हैं। जिस तरह से आपने ये प्रस्तुतियां दी हैं, कम से कम मेरी जानकारी में ये चीजें नहीं थी, और आपके इस लेक्चर से मेरा ज्ञान भी बढ़ा है और बोध भी जो है वो थोड़ा अग्रसर हुआ। तो इससे पूर्व कि मैं कोई और बातचीत आप लोगों के साथ साझी करूं, अगर आप लोगों में से, श्रोताओं में से किसी का कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। तो लक्ष्मी नारायण जी उसको जो है वो यहीं पे उत्तर देंगे। उसके बाद फिर हम धन्यवाद प्रस्ताव की ओर अग्रसर होंगे, क्योंकि समय जो है वो थोड़ा सा समय सीमा से आगे जा रहा है। तो जो लोग ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, यदि उनमें से किसी का कोई प्रश्न है तो वो आप पूछ सकते हैं। तो टिप्पणी भी करना चाहें तो उसका भी आप लोगों के लिए स्वागत है। नहीं तो मैं प्रदीप खेड़ा जी को आमंत्रित करूंगा पहली बात कहने के लिए, और फिर उसके बाद धन्यवाद प्रस्ताव जो है डॉक्टर चिमन लाल जी वो करें। एक प्रश्न पूछूं? हाँ जी पूछिए। बहुत ही सुंदर विवरण, मगर यहाँ पे एक भी चित्र सामने, हाँ जी, एक भी चित्र साउथ इंडिया, दक्षिण भारत का नहीं दिखाई दिया। इसका कोई कारण? हाँ, एक तो ये, और आपके ही प्रश्न का पूरक प्रश्न मैं ये भी करना चाहूंगा कि इसमें भारत माता का चित्र क्यों नहीं है। माँ जिसकी प्रेरणा से ये सारा हम आंदोलन कर रहे हैं, स्थापना कर रहे हैं, इसके साथ जुड़े हुए हैं, वो नंदलाल बोस ने कैसे छोड़ दिया? नहीं, ये जो कुबेर का जो चित्र है, ये दक्षिण भारत के ही एक चित्रकार ने आंका है। तो दक्षिण भारत के चित्रकारों से अंकित 2 चित्र इसमें लिए गए हैं, इसलिए दक्षिण भारत की उपेक्षा हुई ऐसी बात नहीं है। और टीपू सुल्तान भी दक्षिण भारत का ही था, तो दक्षिण भारत का एक छोटा सा प्रतिनिधित्व भी उसमें आ गया है। भारत माता का, भारत माता निश्चित रूप से, क्योंकि उसी के आधार पे तो सारा स्वतंत्रता संग्राम है, उसी से हमारी पहचान है। तो वो कैसे मिस हो गया? कम से कम प्रियम्बल में तो वही आना चाहिए था। हाँ, ये बात ठीक है। उसका मूल कारण मेरे विचार से तो यही होना चाहिए कि जो भारत का संविधान 1935 में बना, उसी को आधार मानकर ये सारा किया गया है, और इसलिए इसको इस रूप में प्रस्तुत करने में कोई कठिनाई जरूर आई होगी। तो वहाँ चर्चाएं जो होती थी उसका और गहराई से अध्ययन करना पड़ेगा, तब ध्यान में आएगा। क्योंकि कई बातें इसमें, जैसे सेक्युलर शब्द भी उस समय बात आई थी कि इसको लिया जाए, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने बड़े साफ शब्दों में कहा कि हम स्वभाव से ही सेक्युलर है, तो हमें अपने ऊपर इस बात को थोपने की क्या जरूरत है। तो ये बात करके उन्होंने बिल्कुल नकारा था, लेकिन फिर भी 42वें संशोधन के द्वारा वो दिया गया। तो ऐसी कुछ बातें उस समय रही होगी कि भारत माता क्यों कहेंगे, भारत माता कहने से फिर वो भारत ही कहा जाए। चलिए ठीक है। कुल मिलाकर के आज के आपके इस चर्चा से हमारा बोध भी गहरा हुआ है, और सांस्कृतिक आधार इस संविधान के जो मुझे नहीं मिल रहे थे
वो आपके द्वारा आज उपलब्ध हो पाए हैं। और निकट भविष्य में मैं चाहूँगा कि इसके सांस्कृतिक आधारों, संविधान के सांस्कृतिक आधारों पर हम पुनः एक चर्चा अवश्य करें। और मेरे एक मित्र हैं डॉक्टर रविंद्र कुमार गुप्ता जी, वो पॉलिटिकल साइंस के ही अध्यापक रहे हैं, और वो आजकल काम कर रहे हैं कि गीता और संविधान के ऊपर, और उसी आधार पर उसमें जितने आर्टिकल हैं उनके ऊपर वो काम कर रहे हैं। तो निकट भविष्य में अपना कार्य पूरा करके वो निश्चित रूप से उनका भी हम एक लेक्चर रखेंगे। लेकिन एक बात जरूर स्पष्ट है कि हमें, अगर हम इस संविधान के सांस्कृतिक आधारों को स्थापित नहीं करते तो हम लोग ना तो संविधान को उतनी गंभीरता से लेंगे, और ना ही हम इस भारत की जो संस्कृति है उसके साथ जुड़ाव उस तरह से महसूस करेंगे। तो इसलिए बहुत आवश्यक है कि संविधान के सांस्कृतिक आधारों को पुनः स्थापित करें, और सोशल साइंसेस में इसको जरूर इंक्लूड किसी न किसी रूप में किया जाए। कैसे, वो तो बात की बातें हैं, लेकिन विषय को हम लोग ध्यान में रखें। तो मुझे लगता है कि अब किसी के शेष प्रश्न नहीं हैं, लेकिन संक्षिप्त टिप्पणी के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं डॉक्टर प्रदीप खेड़ा जी को कि वो और कोई मंच। प्रश्न नहीं है? और कोई प्रश्न नहीं किसी का? मधु जी, आप कुछ प्रश्न करना चाह रही हैं? सर, मैं प्रश्न नहीं करना चाह रही हूँ, बस मैं अब थोड़ा सा अपने हृदय के उद्गार व्यक्त करना चाह रही थी। अपना परिचय भी दे दीजिए। जरूर। जी सर, मैं डॉक्टर मधु शर्मा, संगीत गायन विभाग, सनातन धर्म कॉलेज से ही हूँ। यहीं से मैं ऑनलाइन अटेंड कर रही हूँ, कॉलेज से ही सर ये। तो सर, ये जो एक विषय आपने रखा और जिस तरह से आपने जो विषय प्रस्तुत किया, ये बहुत ही रोचक विषय रहा। और एक विद्यार्थी होने के नाते मैं ये कहना चाहूँगी, ये एक संविधान का, भारतीय संविधान का एक ऐसा पहलू था जिससे विद्यार्थियों को बिल्कुल अछूता रखा गया है। और आप इसके लिए सर साधुवाद के पात्र हैं कि आपने इस विषय पर इतनी रिसर्च की है। और आज का जो वेबिनार था, हमारे लिए वेबिनार था, हम क्योंकि ऑनलाइन इसको अटेंड कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि हमने 1 मिनट के लिए भी हम इससे हट सके। हम आपका एक-एक अक्षर सुनना चाह रहे थे, एक-एक शब्द और एक-एक चित्र देखना चाह रहे थे। तो बहुत-बहुत धन्यवाद सर। हम आशा करते हैं कि आप हमारे विद्यालय, महाविद्यालय से इसी तरह जुड़े रहेंगे। और शायद अभी समय सीमा कम थी, तो आशुतोष सर से भी आग्रह है कि सर को प्लीज दोबारा से कभी और बुलाया जाए, और इसी विषय पर हम और अपना ज्ञानवर्धन करना चाहेंगे सर। बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। सर, धन्यवाद सर। धन्यवाद मधु। और इस तरह के अच्छे शब्द कहने के लिए और भी साधुवाद है। और निश्चित रूप से अच्छे वक्ता के लिए उसको एक्नॉलेज करना बहुत जरूरी है। और मुझे खुशी इस बात की भी है कि मेरे कॉलेज के जो मेरे सहकर्मी हैं वो इस बात को समझते हैं, उनमें ये संवेदनशीलता है कि अच्छे वक्ता को स्वीकृति प्रदान करना ये बहुत आवश्यक है। मुझे अच्छा लगा आपके कमेंट्स। तो मैं अब आमंत्रित कर रहा हूँ प्रदीप खेड़ा जी को कि वो अपनी बात रखें, और उसके बाद डॉक्टर चिमन लाल जी धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद डॉक्टर आशुतोष। आज की इस जो गोष्ठी है उसके मुख्य वक्ता आदरणीय लक्ष्मी नारायण भाला जी। आज जिस तरह से संविधान के ऊपर आपने सुंदर से शब्दों में उस पर अंकित जो चित्र हैं उनके बारे में जो टिप्पणी की, जो बताया, जिस सरल भाषा में और जिस साधारण भाषा में, जिस साधारण शब्दों में आपने हम सबके सामने रखा, तो बहुत सारी जिज्ञासाएं मन में और उत्पन्न हुई कि किस तरह से हमारा संविधान को हमारे संविधान के रक्षक ही जो है उसका मिसयूज करते आ रहे हैं। अगर आज की इस गोष्ठी के बाद डॉक्टर आशुतोष ये शब्द बोलते हैं कि मेरा भी ज्ञानवर्धन हुआ है, तो मुझे लगता है हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि भाई हमें आज इस गोष्ठी का हिस्सा बनने का मौका मिला। और मैं अनुरोध करूंगा डॉक्टर आशुतोष जी से कि दोबारा से समय लेकर इसी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि मन में बहुत सारी जिज्ञासाएं हैं, और भी संविधान के बारे में मुझे लगता है कि अब आज एक जिज्ञासा और मन में आई कि हम भी इस संविधान को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ें
और डिटेल में जाएं। मैं जो है ना, क्या कहते हैं, सौभाग्यशाली मानता हूँ अपने आप को, और जो जुड़े वो भी सब सौभाग्यशाली हैं कि उनको आज बहुत सारी बातें जो है जानने को मिली। मैं धन्यवाद करूंगा आपका भी और आदरणीय लक्ष्मी नारायण जी का भी, कि उन्होंने हमें बहुत सारी बातें जो है आज धन्यवाद। और विशेष रूप से धन्यवाद के पात्र हैं शुभादेश मित्तल जी। अगर उनसे संपर्क ना होता तो ये शायद आज कार्यक्रम नहीं हो सकता था। और साथ में प्रेम अग्रवाल जी, अगर वो उद्यम ना करते इनको लाने का तो आज ये नहीं हो पाता। तो इसी के साथ मैं पूर्णता की ओर अग्रसर होने के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ डॉक्टर चिमन लाल जी, जो अध्यक्ष हैं राजनीति शास्त्र के, कि वो मंच पर आए और तीनों कॉलेजेस की ओर से, एसटी कॉलेज, जीएमएन कॉलेज और आर्या गर्ल्स कॉलेज, तीनों कॉलेजेस की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करें। एक सेकंड सर, मैं स्क्रीन बोर्ड शेयर कर दूं। धन्यवाद डॉक्टर आशुतोष जी। सबसे पहले आज के हमारे जो मुख्य वक्ता है, मैं राजनीति विज्ञान का विद्यार्थी होते हुए मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी, मैं सच कह रहा हूँ कि लक्की दा को लक्की दा ना कह के मैं उनके इस नॉलेज की तरफ से लक्की दादा आज मैं कहना चाह रहा हूँ कि सचमुच में उन्होंने इतना अच्छा भाषण जो दिया है और हमारी नॉलेज को इतना, हमारे ज्ञान में इतना वर्धन जो किया है, उसके लिए मैं उनको लाख लाख बधाई देना चाहता हूँ। मैं अपने कॉलेज की तरफ से, जीएमएन कॉलेज की तरफ से और आर्य कॉलेज अम्बाला कैंट की तरफ से उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और साथ ही मैं प्रदीप खेड़ा जी, कुलदीप जी और प्रेमचंद अग्रवाल जी और शुभादेश मित्तल जी और उनके साथ जो भी साथीगण आए हैं, उनका सभी का धन्यवाद करता हूँ। और न केवल ये जो आशुतोष जी ने जो ये भाषण जो किया है, जो सेमिनार और वेबिनार दोनों टाइप का जो एक मिश्रण जो किया है, ये पहली बार जो हम हमारे कॉलेज में देखने को मिला है। तो इसके लिए मैं आशुतोष जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और एक बार पुनः मैं लक्ष्मी नारायण मित्तल जी को प्रणाम करता हूँ और उनको धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। बहुत सही आपने कहा। और वाकई जिस तरह की उनके पास वो ज्ञान वृद्ध वयोवृद्ध दोनों ही उनके पास ज्ञान है, तो निश्चित रूप से वो इस बात के लिए योग्य है कि हम उनको प्रणाम करें, क्योंकि ज्ञान जिसके पास है वो प्रणाम के योग्य तो है ही है। ऐसी हमारी संस्कृति है। और बात पूरी करने से पहले, इस सभा को विसर्जित करने से पूर्व, आप लोगों की सूचना के लिए कि जो सर्टिफिकेट्स के लिए लिंक है वो उसमें चैट बॉक्स में शेयर किया हुआ है। मैडम मधु, दोबारा शेयर कर दीजिए आप उसको, और अगर किसी ने नहीं भरा तो प्लीज भर दीजिएगा। कर दिया है ना? ठीक है मैडम राजेंद्र, आपको मिल गया होगा जी। तो इसी के साथ मैं इस अपेक्षा के साथ कि हम पुनः मिलेंगे और पुनः एक बार हम संविधान और भारतीय सांस्कृतिक आधार, इन दोनों के बीच में तालमेल ढूंढने का एक बार पुनः प्रयास करेंगे, ताकि ये विषय जो है वो छात्रों तक भी जाए, हमारा बोध भी बढ़े। और संभव इस उम्मीद के साथ, वैसे प्रदीप खेड़ा जी आपसे मैं निवेदन करूंगा कि ऐसी चीजों को सिलेबस में लगवाने का प्रयास होना चाहिए, क्योंकि जब तक ये चीजें सिलेबस में नहीं आएंगी, तो सिलेबस का पार्ट नहीं बनेंगी, तो कोई लाभ नहीं होगा। वो वैसे ही बच्चे पैदा होंगे जिनका समाज में क्या हो रहा है कोई लेना देना ही नहीं, वो बिल्कुल असंगतता में चले गए हैं। हम लोग तो प्रत्यक्ष जुड़े हुए हैं कि ठीक है वो क्लास लगा रहे हैं, लेकिन ना उनको इस बात से लेना देना है कि भाई क्या हो रहा है देश में, ना उनको अपने आसपास से तो मतलब है, उनको अपने मोबाइल से, अपनी सुख सुविधाओं से। तो अगर इस तरह से हम चीज़ों को लाएंगे तो मैं लगता है कि प्रभावी भी होंगे और इस देश का भविष्य जो है उसको हम आश्वस्त कर सकेंगे। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ आप सभी का पुनः आभार, धन्यवाद, और जल्दी पुनः हम मुलाकात करेंगे अगले कुछ एक सेमिनार से। धन्यवाद। आप लोग मीटिंग छोड़ सकते हैं, अब हम सभा विसर्जित करते हैं। धन्यवाद आप सभी का। जहाँ जो बैठे जरा यहाँ बैठे हुए परिचय हो जाए।
और